बढ़ चढ़कर साथ भी दिया है, चुनाव भी लड़ा है और जिताया भी है। भूपेंद्र हुड्डा 10 साल विपक्ष में बैठे हो गया, क्या कर पाया? लाल ने बांध दे पिलसन बुढ़िया फिर डिठोरे में। दुष्यंत छोड़ के जाएगा, अंत में जाके बीजेपी छोड़ के खुद कांग्रेस में आके छोरे को उतार दिया। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। ग्राउंड रिपोर्ट में तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जिनको वोट करेंगे या जिनको वोट नहीं करेंगे उन तक भी हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और खास मेहमान हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साहब। और दुष्यंत चौटाला साहब जननायक जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम उम्मीदवारों को लड़वा भी रहे हैं। तो दुष्यंत जी, मेरा पहला सवाल तो आपको है, आप बोल्ड आदमी हो, पूछो क्यों? क्योंकि सबने कहा कि वे दुष्यंत चौटाला उचाना कला छोड़ देंगे और अगर नहीं छोड़ेंगे तो 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 12 तारीख निकल चुकी है और मैं जितनी हरियाणा की पत्रकारिता पर या कहें कि खबरों पर नजर रखता हूं, मेरी नॉलेज में तो यही है कि आपने सिर्फ एक विधानसभा से नॉमिनेशन भरा है। ये कॉन्फिडेंस है उचाना कला पे आपका, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर इतने लोगों ने उल्हाने दे दिए आप बंद के रह गए यहाँ? लावा जी, पहली चीज, कोई उचाना में पहला चुनाव नहीं है, 8वां चुनाव, चाहे बतौर प्रभारी के चाहे बतौर कैंडिडेट के लिए मैं लड़ रहा हूँ। हार जीत तो राजनीतिक जीवन का वो सिक्का है जिसमें कोई परिणाम आ सकते हैं, मगर जिन लोगों का प्यार 2009 से लेकर निरंतर अब तक मिला है, मैं कैसे छोड़ के भागता। वीरेंद्र सिंह जी की आवाज बैठ गई, वो ये फैसला नहीं कर पाए कि उनके परिवार से कौन लड़ेगा। उनने बीच में बयान दिया महिला सारी उतारी जाए, दुष्यंत छोड़ के जाएगा, अंत में जाके बीजेपी छोड़ के खुद कांग्रेस में आके छोरे को उतार दिया। मुझे उचाना पर विश्वास है और मैं मानता हूं परिस्थितियां कैसी भी रही है, चौधरी देवीलाल जी जब पहला लीडरशिप के अंडर चुनाव लड़वाया, उससे लेकर अब तक जींद जिले का भरपूर प्यार भी मिला है और आने वाले भविष्य में भी इसी तरीके से जींद जिला चौधरी देवीलाल की विचारधारा का एक मजबूत गढ़ रहेगा। आपको रोक कौन रहा था? अगर दूसरी सीट साथ भी लड़ सकते थे और बड़े लीडर्स ऐसे करते आए हैं। क्यों छोड़ के जाता मैं? नहीं, छोड़ने की नहीं कह रहा मैं। मुझे कोई घबराहट है या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है? मुझे तो संपूर्ण कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं पर है और यही कार्यकर्ता है जिनने चाहे सांसद का चुनाव लड़ा हो, चाहे उपचुनाव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लड़ा हो, चाहे पहली बार चौटाला साहब ने चुनाव लड़ा हो, बढ़ चढ़कर साथ भी दिया है, चुनाव भी लड़ा है और जिताया भी है। एक सवाल आपसे यहाँ की जनता और पूछती है, मुझे नहीं पता कितने पूछते हैं नहीं पूछते, आपने मुझे छूट दे रखी है, हर सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ और जब भी मिला हूँ दिल्ली में, चंडीगढ़ में, आपने मुझे किसी सवाल पे रोका नहीं है। ये कहा जाता है कि वोट को लेकर दुष्यंत चौटाला हम लोगों के साथ दगा कर गए, या जिन वोटर से, किसान का मेरा कह लो, कौम से कह लो, ये सवाल बार बार पूछा जाता रहा। क्या अब भी लोग आपसे पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक दाग लग गए कि जिसकी वोट लेके गए थे यमुना पार करने वालों के साथ बैठ गए। ये सवाल पीछा नहीं छोड़ रहा है और आपने भी इस चीज़ का मैं 100 बार जवाब दे चुका हूँ। चौटाला साहब को जेल में डलवाने वाले, डॉक्टर अजय सिंह जी को जेल में डलवाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। क्या हमने उस विचारधारा के लिए कभी वोट मांगे? क्या बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे थे? लोकदल थी, हमें तो गद्दार और पता नहीं क्या क्या उपाधि देगी, क्या हमने उनके पक्ष में वोट मांगे थे? हमने अपने संगठन के पक्ष में वोट मांगे थे, हमारे करे वादों के लिए वोट मांगे थे और हमने वादे पूरे कर दिए हैं। हरियाणा प्रदेश के सरकार का हिस्सा बनकर अगर मैं 75% कानून को विधानसभा में लागू कर पाया, 50% महिला को रिजर्वेशन दे पाया, BCA के साथियों को 8% रिजर्वेशन दे पाया, आज मेरे 66 पंचायतें हैं और 66 पंचायतों में 5 BCA के सरपंच बने हैं। कैसे मुमकिन हुआ? मैं राज्य में हिस्सेदार था तभी है। और ये तो सर छोटू राम जी, चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे, काम जब ही करा पाओगे, फैसले जब ही ले पाओगे जब आप राज में बैठे हो। भूपेंद्र हुड्डा 10 साल विपक्ष में बैठे हो गया, क्या कर पाया? आप कांग्रेस की बात तो कर रहे हो, लेकिन आप सर कह भी तो रहे हो ना कि मैं एनडीए की तरफ नहीं जाऊंगा, भाजपा की तरफ नहीं जाऊंगा और कभी भविष्य में ऐसा मौका आया तो मैं इंडिया ब्लॉक के साथ चला जाऊंगा। मैंने तो कभी नहीं कहा मैं इसके साथ जाऊंगा। हमारे साथ आकर कोई खड़ा हो जाए, अगर हमारे पास पर्याप्त नंबर है और कोई हमारा सहयोगी बनकर जननायक जनता पार्टी की लीडरशिप में प्रदेश में गवर्नमेंट बनाएगा, ये फैसले तो जब लिए जाएंगे।
आज तो हमारा टारगेट है कि गठबंधन की 84 उम्मीदवार मैदान में है, एक स्क्रूटनी में कल रिजेक्ट हो गया, उन 84 में से मैक्सिमम नंबर्स हम जिताकर विधानसभा में लेकर जाएं और मैक्सिमम नंबर्स के साथ अपने नेतृत्व के अंदर प्रदेश की सरकार बनाए। भाई आप लोग सारे उचाना के ही हो, तो ठीक किया दुष्यंत चौटाला ने यहाँ से चुनाव लड़के, तो ठीक है, ठीक है। एक मिनट भाई साहब, आप जेजेपी के समर्थक हो सकते हो, आप एक मिनट, चाचा ब्रेक ले ले, चाचा ब्रेक ले ले एक मिनट। भाई ये सवाल मेरा आप लोगों से इसलिए है, ठीक है जेजेपी के समर्थक हो सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकल तो हो आप लोग सारे, उचाना के ही हो, हैं? तो बोल्ड स्टेप का है इसे दुष्यंत चौटाला का, और चले जाते तो यहाँ से छोड़ के हमारा लीडर पूर्ण विश्वास है जी हमने। अच्छा चल, एक मैं दुष्यंत जी एक मिनट आ रहा हूँ, एक बहुत अच्छा गाना ये लोग गा रहे थे, क्या गाने की लाइन है आप बता दें तो थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, कैमरा भी घुमा दो भाई। एक बड़ा बढ़िया सा गाना बना रखा था आपने दुष्यंत चौटाला साहब के लिए, क्या था बढ़िया गाने आप बताओ जी। देखो जी, गाने तो नहीं हम दुष्यंत जी पे हर एक गाने बनते हैं, क्योंकि उनकी छवि इतनी साफ है, ये तो मैं बताने की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी वीरेंद्र सिंह को भी और भी, गाने बाजाओ मैं कर लूंगा। चलो गाना सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं। देवीलाल ने हम तो बांधेंगे जी। देवीलाल ने बांध दे पिलसन बुढ़िया फिर डिठोरे में, लाल ने बांध दे पिलसन बुढ़िया फिर डिठोरे में। एक बात कहना चाहूंगी जी बीच में, आप ये देखिए चौटाला परिवार ने बुढ़ेपा पेंशन, विधवा पेंशन, जच्चा बच्चा पेंशन, ये पेंशन किसने लागू की थी? यदि आज किसी के पास, ये जो बूढ़े हैं बेचारे, किसी के पास 10 रुपए भी नहीं होया करते, आज इनका सारा रोटी भी खा रहे हैं। आ जाओ, आपका गाना आ गया दुष्यंत जी, बस जल्दी से सवाल ले लेते हैं, आपको भी बहुत जगह जाना होगा, बातचीत करनी होगी, तो मुकाबला किससे है दुष्यंत चौटाला साहब का इस उचाना कला की सीट पर? बीजेपी का भी कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी ब्रजेंद्र सिंह है, ठीक है, ना नुकुर करते करते आखिरकार ब्रजेंद्र सिंह अब यहाँ सामने चुनाव आ गए, जो आप कह रहे हो कि भाई महिला को लड़ाएं, किसको लड़ाई, बातचीत थी। तो दुष्यंत चौटाला साहब के नजरिए से ये चुनाव वर्सेस किसका है? उचाना के एक दो सवाल खत्म है, फिर मैं बाकी सवालों पर आऊंगा। देखो, जहाँ उचाना की बात है, यहाँ हमेशा से चुनाव जो रहा है वो वीरेंद्र सिंह जी वर्सेस चौधरी देवीलाल की आइडियोलॉजी का रहा है, और हिस्ट्री है, जितनी बार भी यहाँ चुनाव हुए हैं वीरेंद्र सिंह जी लड़े हैं या उनकी वाइफ लड़ी है, उनका बेटा लड़ रहा है, चौटाला साहब लड़े हो, मैं लड़ा हूँ, उससे पहले बाघ सिंह जी लड़े हो, नंबरदार जी लड़े हो, जनता ने दो ही हिस्सों में वोट डाला है, और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे जनता इसी प्रकार से निर्णय लेकर, जो हमने 40 साल उनके राज के ऊपर उठकर जो यहाँ काम कराए हैं 4 साल के अंदर, उसके लिए वोट डालेंगे। सवाल ये भी बनता है कि जो समय है, क्या समय ठीक चल रहा है जेजेपी के हिसाब से? ग्राफ आया, हमने वो देखा, पूरी आपकी पार्टी बनी इनेलो की विचारधारा से बनके, और ग्राफ में आप उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए, लेकिन क्या ये रिवर्स गियर का टाइम है या रिवर्स टाइम ऐसा हो गया है? वो हालात, वो माहौल, एक नारे लगा करते थे आपके लिए, आया आया सीएम आया, अब तो नारे नहीं लग रहे, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अगर कोई लगा भी देगा। अभी आप जल्द से तो शुरू होने दो, आप जल्द से शुरू होंगे, टूर प्रोग्राम जब और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के होंगे। अभी तो जो जनसंपर्क मैं कर रहा हूँ मेरी लोक विधानसभा में, अभी तो मैं दूसरे क्षेत्र के अंदर 2 बार जाके आया, और आप अगले 20-21 दिन के जब प्रोग्राम शुरू होंगे आप देखना माहौल वही बनेगा। पिछली बार भी आप हरियाणा कवर कर रहे थे, चुनाव की परिस्थितियाँ और समीकरण जो बने थे वो आखिरी के 5 दिनों में थे। तो आप कह रहे हैं कि अभी चुनाव पलट सकता है? अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, 16 तारीख तक तो विड्रॉल्स हैं, कितने निर्दलीय जो भरे हुए हैं वो विड्रॉ करते हैं, कितने उम्मीदवार फाइनली मैदान में रह जाते हैं, उसके बाद तय होगा कि उस विधानसभा का परिस्थिति क्या बनेगी। एक शुरुआती रिपोर्ट तो इस तरह से आ रही है जो आकलन कर रहे हैं, और मैं ही कर देता हूं, आप कहोगे कौन कोट कर रहा है। अभी तो माहौल लग रहा है कि सीधी सीधी फाइट हरियाणा में जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, जेजेपी हो, इनेलो हो, बाकी दल तो नजर नहीं आ रहे अभी। लांबा जी, आपने जिस चैनल में आप थे, शायद इसमें नहीं थे पिछले चुनाव में, जिस चैनल में आप थे, आप बताओ उस समय के रिपोर्ट में हमें 0 दिखाया था, नहीं दिखाया था पिछली बार?
एग्जिट पोल्स में सिर्फ एक चैनल था जिसने हमें एक सीट दिखाई थी। रिजल्ट क्या आया था? तो ये आंकड़े अनुमान जनता ने देने हैं और जनता जो है वो फैसला करेगी कि आगे 5 साल के लिए उनका नेतृत्व कौन करेगा। चुनाव आयोग भी हमको यही सीख देता है कि भाई सबके पास जाओ, सबकी बात करो। तो मैं आ गया सबके पास, आपके सामने कैमरा है, आप दुष्यंत चौटाला साहब हैं, आप पार्टी को चलाते हैं, आपके सामने कैमरा, आप दावा करो भाई आपकी कितनी आएंगी। मैं तो इतना बोल सकता हूँ, त्रिशंकु विधानसभा इस बार प्रदेश में बनेगी। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को लोग पसंद नहीं कर रहे और उसके विरुद्ध में वोट डालेंगे। नंबर्स जो है आप मेरे से 10 दिन बाद पूछ लेना, आपको एक एक विधानसभा का डाटा दे दूंगा। सेकंड इंटरव्यू करना पड़ेगा, वो बिल्कुल करना पड़ेगा। सीट आपको लग रहा है कौन सा? चलो जिला बता दो, ये तो मजबूती होगी, पूरा हरियाणा आप घूमते हो। जननायक जनता पार्टी कौन कौन से हरियाणा के जिलों में मजबूत लगती है आपको? क्यों, जींद है, कैथल है, भिवानी है, दादरी है, सिरसा है, हिसार है। मैं कैसे आपको जिला छोड़ दूं? पिछली बार हम लास्ट मोमेंट पर शाहबाद की सीट जीत के आए थे। इस बार हमने 29 साल की एक शिक्षित युवती को उठाया और मैं ये मानता हूँ बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी। चीका की सीट जीत के आए थे, अनुभवी ईश्वर सिंह जी थे। इस बार हमारे संगठन का ही 20 साल से काम करने वाला कृष्ण बाजीगर है। तो ये सारी चीज़ें देखने और समझने की है कि कौन चुनाव लड़े। एक आप इंतजार में बैठे थे, दिल्ली में एक बातचीत चल रही थी, हम लोगों का ही मंच था, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई अभी देखो सबकी बगावत हो जाएगी, और आपने 19 के चुनाव का जिक्र किया। तो मैं साफ तौर पे कहता हूं कि अच्छे कैच आपने पिछली बार कुछ पकड़े थे, कैच मतलब दूसरे दलों से जो आए थे। इस बार कांग्रेस ने इतनी ज़्यादा डिले टिकटें की, भाजपा से बहुत सारे इस्तीफे हुए, जो सत्ताधारी पार्टी थी दोनों, हालांकि आप पहले चले गए थे उस गठबंधन में छोड़ के, आप लोगों के यहाँ तो भरमार हो गई। आपके दादा गौतम हो, आपके अनूप धानक साहब हो। आंकड़े ठीक नहीं है। राम कुमार गौतम कोई लास्ट मोमेंट पे, ईश्वर सिंह कोई लास्ट मोमेंट पे नहीं आए थे। वो तो चुनाव की डिक्लेरेशन एक आधा आ जाता है रात को, अब भी तो आए हैं। और वो समीकरण उन विधानसभाओं के आप देखना कितने बदले हैं, चाहे वो हमारे कश्यप साहब हो ग्रामीण के अंदर। आज की परिस्थिति में बैकवर्ड के अंदर इकलौता उम्मीदवार होना बहुत बड़ी एडवांटेज है। और चुनाव तो समीकरणों का है, समीकरणों में जो मजबूती से चुनाव लड़ लेगा वो जीत जाएगा। अच्छे कैच हैं। चौधरी देवीलाल जी ने परमानंद जी को चुनाव लड़ाया था जींद से, पहला कुम्हार था जो चुनावी मैदान में उतरा था, जीते, मंत्री भी बने। इस बार हमने उनके बेटे को जिम्मेवारी दी है और मैं मानता हूं जिस आदमी ने जननायक जनता पार्टी के बनते ही वीआरएस लेकर संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी, आज 6 साल की मेहनत का फल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिया है। ये कह रहे हैं कि भाई जो चुनाव लड़ना था, अनूप धानक हो, गौतम हो, बाकी लोग हो, फिर इतना बड़ा पलायन, मास पलायन क्यों हुआ आपकी पार्टी से? हालांकि हुआ, बीजेपी में भी हुआ। मेरे तो 7 विधायक गए और वो चुनाव लड़ने के लिए गए। आप बीजेपी का संगठन उठा के तो देखो, और मेरे ख्याल से सैकड़ों इस्तीफे हुए। और कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है, उनके इस्तीफे किसको भेजे? आज संपत सिंह निर्दलीय भरे बैठे हैं। आप, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आपको 5-5 नाम दे देता हूँ। शिव शंकर भारद्वाज हो, वो मिसेज अग्रवाल हो, भिवानी से, हाँ, निर्मल सिंह को टिकट मिल गई, बेटी निर्दलीय लड़ रही है। ये कांग्रेसियों से आप सवाल नहीं पूछ सकते। मेरे अनूप धानक और राम कुमार गौतम 2 आपको याद रहते हैं। मैं आपको इंटरव्यू का लिंक भेज दूंगा और जब मौका मिलेगा मैं उनसे भी पूछूंगा। आप जानते हैं सवाल सबसे पूछे जाएंगे। तो ऐसा क्या लग रहा है आपको कि त्रिकोणीय, आपने कहा कि भाई ट्रायंगल कहीं ना कहीं बन जाएगा, और जो राष्ट्रीय दल है, ऐसा किस वजह से लग रहा है? क्योंकि जो कांग्रेस के जिस भी लीडर से आप बात कर, इस बार हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 3 से 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में मजबूत है। 1-to-1 फाइट नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी। और जब त्रिकोणीय चौकोणीय मुकाबला होता है तो आपके एग्जिट पोल छोड़ो, हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस भी फेल हो जाते हैं कि समीकरणों में कास्ट महत्व करेगी, युवा महत्व करेगा, अनुभव महत्व करेगा, पार्टी का सिंबल महत्व करेगा। ये सब चीज़ डिसाइड होती है आखिरी के 5 दिनों में। और मैं ये मानता हूँ, जैसे आप उदाहरण उठाओ, कैथल की सीट है, कैथल के अंदर हमने एक युवा उतारा है और बीजेपी ने एक अनुभवी उतारा है, सुरजेवाला ने अपना बेटा उतार दिया।
उस त्रिकोणीय मुकाबले में मैं मानता हूं कि हमारा युवा जो है उसका फील्ड का एक्सपीरियंस है वो बेहतर है। आज अमरजीत की सीट पर आज के दिन आज बैकवर्ड उम्मीदवार बीजेपी का आया है। बीजेपी में वीआरएस लेके आया हुआ इनेलो का उम्मीदवार बन गया। एक खिलाड़ी खेल के मैदान से आकर कांग्रेस की उम्मीदवार बन गई। मैं मानता हूँ अनुभव जो फील्ड का है वो इन चारों में अमरजीत का ज़्यादा है। विनेश को लेके तो एक ऐसी भावना भी है कि भाई बाकी दलों को भी कहीं ना कहीं देना चाहिए था। इनजस्टिस की बात आप लोगों ने भी, शायद मुझे लगता है, अगर मैं करेक्ट हूँ आप कर दीजिएगा, अगर करेक्ट नहीं हूँ तो विनेश के साथ तो आप लोग भी खड़े थे जब तक खिलाड़ी थी। वो खेल के दंगल के अंदर उसके साथ आप भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था। आज राजनीतिक दंगल है, राजनीति के अंदर तो संगठन की लड़ाई लड़ी जाती है। क्या विनेश कांग्रेस की उम्मीदवार बनकर ये बोल सकती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 63,000 एकड़ किसान की जमीन नहीं लूटी उस राज के अंदर? आप उठाकर देखिए कि हुड्डा के राज में खिलाड़ी के साथ क्या किया गया, क्या उस समय कदम उठाए गए, वो सारी चीजें लोगों को याद है। मगर क्योंकि अब वो कांग्रेस की सदस्य है तो पॉलिटिकल बातें करेंगी। जब तक खेल के मैदान में थी मुझे नहीं लगता किसी का अनुभव किसी का मन उनके पक्ष में नहीं था। आज भी वो ओलंपिक का मेडल गया, सबको दुख हुआ, मगर ओलंपिक का मेडल खेल का मैदान है और फील्ड और चुनावी मैदान चुनाव का है। एक सवाल ये भी है कि जब समय आता है, हरियाणा में कहावत भी, सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्या आप लोगों के दिमाग में ये विचार आया था अभय चौटाला साहब की तरफ से या बड़े चौटाला साहब की तरफ से कि भाई 2024 का चुनाव है, सब मिलके जुल के लड़ लें? जिन लोगों ने पार्टी से हमें निष्कासित किया वो हमें क्यों वापस लेंगे? और ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आप लोगों ने दिखाई थी बिना साइन का पार्टी से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का निष्कासन। मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाह रहा हूँ आज, मुझे प्लीज आप अलाउ कर दीजिए। क्या कभी किसी टेबल पे किसी सामाजिक फंक्शन में ये बात पूरे 4-5 साल के अंदर कभी आई थी कि क्या चलो भाई सब इकट्ठे हो जाओ? अरे कौन से हमने बंटवारा कर लिया जमीन जायदाद का? आप पर्सनल पूछ रहे हैं। क्या चौटाला साहब ने अपने दोनों बेटे और तीनों बेटियों के बीच में जमीन जायदाद बांट दी? अभी तक तो पारिवारिक तौर पर तो हम सारे एक हैं। राजनीतिक विचारधाराएं अलग है। राजनीतिक विचारधाराएं कोई चौधरी देवीलाल के क्लैन में नहीं, सारे देश में उठाकर देखो। वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, शर्मिला उनकी सिस्टर, जिनने 1 साल पदयात्रा उनको जेल से बाहर निकालने के लिए और मुख्यमंत्री बनाने के लिए करी, वो कांग्रेस का पटका पहन गई। विचारधाराएं अलग हो सकती है, सोच राजनीतिक तौर पर कैसे अपने जो चौधरी देवीलाल के विचार थे किसान को मेरे को मजबूत करने के, उसको आगे ले जाने के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी उसके साथ जुड़ सकती है। मगर क्या हमारे बीच में कभी आपने गाली गलौज सुना है? कभी ये सुना हो? निशाने सुने विधानसभा में जो तो मैं भी आज कहता हूँ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। उनने तो आपने भी 2 दिन चलाई, उचाना से मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा। आपको भी कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम पता होगा, बीजेपी के पता होगा, मेरा पता है, इनेलो के उम्मीदवार का नाम भी पता है। फोन में सेव है। बस इसको काट ना देना टीवी पे। ना ये ऐसी जाएगा, मेरे फोन में सेव है। जो बात है वो है। आज सीरियस पॉलिटिशियन और नॉन सीरियस पॉलिटिशियन का अंतर क्या है वो साबित कर दिया इंडियन नेशनल लोकदल ने कि उस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या बची है। आज जिस तरीके से बीजेपी के साथ सांठ-गांठ कर सिर्फ अपने दोनों की सीट बचाने के लिए सिरसा जिले तक अपनी पार्टी को सीमित कर दिया, ये दिखाता है कि जिस पौधे को चौधरी देवीलाल जी लगा कर गए थे उस पौधे को बर्बाद कर दिया गया। इस सवाल की तरफ मैं इसलिए भी आया क्योंकि एक अच्छा टाई अप आपके परिवार का देखने को मिला। डब्बाली सीट को लेके, रानिया सीट को लेकर आपके एक छोटे दादाजी हैं रणजीत सिंह चौटाला साहब, जो बिजली मंत्री भी थे, भाजपा ने टिकट नहीं दी तो वो आप लोगों के नॉमिनेशन में जा रहे हैं। आप लोग दिग्विजय भाई भी उनके नॉमिनेशन में जा रहे हैं और पूरी उनके शायद पोते आए थे, तो वो एक टाई अप जो चौटाला परिवार का है वो देखने को मिल रहा है 2-3 सीटों पर वहाँ। राजनीतिक समीकरण है और 2 राजनीतिक लोग मिलकर समीकरण बनाते हैं। ऐसे तो हमने 3 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को समर्थन किया ही है, चाहे रानिया हो, चाहे महम हो, चाहे वो पुंडरी हो। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पुराने साथी हैं डोल साहब,
वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। एक गांव में 2 टिकट दे हम पाई में, तो उसका नुकसान किसको होगा? कितनी सीटें टोटल आप लोग जो अब लड़ रहे हैं? 86 है, क्योंकि जो मेरे को अपडेट है कि भिवाड़ी में एएसपी के कैंडिडेट को स्क्रूटनी में कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया गया। 86 है। 84 इन टोटल है जिन पे हमारे लोग आज खड़े हैं सिंबल के ऊपर, और 3 पे समर्थित है। आपने मुझे छेड़ ही दिया तो मैं एक तारीफ भी कर देता हूँ, ठीक है? कुछ तीखे सवाल भी हो गए, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ भाई, जिसने रिकॉर्ड करना है कर लो। एक बात दुष्यंत चौटाला साहब के बारे में ना विपक्षी भी कहते हैं, मंत्रियों के नाम मैं बाद में बता दूंगा, बीजेपी के मंत्री भी कहते थे कि भाई दुष्यंत चौटाला का जो आईक्यू है और दुष्यंत चौटाला जिस तरह से किसी भी मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं, तो ये मैंने खुद देखा और मुझसे मेरे सामने कहा, इसलिए मैं इसको बड़े डंके की चोट पर कैमरे पर कह पा रहा हूँ कि आपके जो तारीफ करने वाले में है आईक्यू और जो विषयों पर किसी भी टॉपिक पर बस है, और कई मंत्री थे भाजपा के और ठीक ठाक लेवल के मंत्री थे जो इस बात को कहते थे, तो वो जो गठबंधन था, जो एक टाई अप बन चुका था, वो किस वजह से आगे नहीं चल पाया, और 24 में अगर वो होता तो उसका फायदा होता, नुकसान होता? किसको पता है क्या उसका परिणाम होता। जब रास्ते अलग हो गए, और रास्ते अलग होने के बाद हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने संगठन के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने संगठन के लिए लड़ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी काटने के लिए आप लोगों ने क्या जो संधि विच्छेद किया? एंटी इनकम्बेंसी मैंने तो लोकसभा में झेल ली, अब तो लोगों का प्यार भरपूर मिल रहा है। मैं मानता हूं कि मजबूती के साथ हमारा संगठन फील्ड में है, और मजबूती के साथ अब हम इस मुहिम के अंदर कामयाब भी होंगे। ये जो खड़कर टोल प्लाजा है, यहीं से मैं निकल के आ रहा था, इसके आसपास के जो गांव है, कंडेला गांव है, जो किसान आंदोलन वाली जो लहर थी, ठीक है, आपने मुझे बताया, आपका ऑफिशियल बयान क्या है कि भाई मैंने कभी कोई खिलाफ बोला या नहीं बोला। अगर उस समय आप अलग हो जाते उस गठबंधन से, तो आपको नहीं लगता कि दुष्यंत चौटाला और बड़े लीडर बन के उभर सकते थे हरियाणा में? इस चुनाव में बड़े लीडर तो आप हैं। उस समय सुखबीर बादल जी ने इस्तीफा दिया था। अकाली दल के आज कितने एमएलए आपको पता है पंजाब के अंदर? उनके 40 से ऊपर विधायक थे, आज 3 पे सिमट गए। अभय सिंह चौटाला 12,000 से एमएलए बन के आए थे, 6,000 पे दोबारा एमएलए बने, और लोकसभा में अकेले किसान आंदोलन के कैंडिडेट थे, 80,000 से भी वोट कम आए। जन भावनाएं जरूर उस समय की कहती थी, मगर उस परिस्थिति में अगर हम कोई कदम उठाते तो ये मेरे साथ आज भागे, ये चाबी भी चली जाती, ये झंडा भी चला जाता, संगठन भी चला जाता, और विधायक भी चले जाते। बीजेपी आपकी पार्टी तोड़ देती? बीजेपी तोड़ती, कांग्रेस तोड़ती, कोई ना कोई तो तोड़ता। कोशिश हुई थी अभी जब गठबंधन अलग अलग? कोशिश तो 4 साल चलती रही, वो तो अभी लेटेस्ट जो हुई थी कोशिश तो 4 साल चलती रही, वो जहर का घूंट तो मैं पीता रहा। मगर हाँ, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी थी कि मेरे संगठन के अंदर 10 विधायकों में से 7 बागी हुए। क्या किसी एक विधायक ने इलेक्शन अनाउंस होने तक इस्तीफा देने का दम रखा? ये भी मेरी कैपेबिलिटी थी। क्या मैं डरा के रखता था? कौन सी चाबी लगा के रखी थी? चाहे मैं विप का डर बैठाता था, चाहे मैं उनके सदस्यता का डराता था, मैंने संभाल के तो रखा ना। पार्टी ने कहा वोट दो तो उनने वोट दिए ना। किसी और में कैपेबिलिटी थी तो संभाल के रखा। और आजकल छोड़ नहीं रहे आप, गाय तो गई खूंटा पाड़ के ले गई, ना खट्टर साहब को छोड़ रहे हो, कटी पतंग बोल रहे हो, नायब सिंह सैनी साहब को। नायब सैनी तो कटी पतंग है ही। मैं तो आप लोगों के दम पे ही मोबाइल पे आ जाती है वीडियो, मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। कोई नारायणगढ़ भेज रहा था, कोई गुहाना भेज रहा था। जैसे पतंग तीज वाले दिन कट जाती है डोर, उसको ये नहीं पता कि वो जाकर किसकी छत पे गिरेगी। वही हरियाणा के साथ हुआ, भी सैनी की पतंग कटी और जाके वो लाडवा गिरी, और मैं ये मानता हूँ लाडवा की जनता वो उसको पूरी तरह काट देगी। आपको पता है सबसे तीखा हमला आप ही का था उनकी सीट बदलने को लेकर? मैं तो आज तक किसी पे हमला किया है तो तीखा ही किया है, मीठा हमला कौन सा होता है? और जो गाय खूंटा पाड़ के लेगी, मनोहर साहब के साथ तो आपके अच्छे रिश्ते थे और बड़ा सम्मान दिखता था, लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हो आप उनको भी। मेरे को एक बूढ़े आदमी ने गांव में कहा, जब गठबंधन टूटा और मैं पहली बार फील्ड में निकला, बड़ा अच्छा अनुभवी बुजुर्ग था, क्या भाई हम 9.5 साल से पेंडा छुटाना चाह रहे थे, धन्य हो तेरा तूने छुड़वा दिया। अच्छा, जो हरियाणा की जनता परेशान थी, ये पोर्टल आ गए, प्रॉपर्टी आईडी आ गई। आप आम आदमी से पूछो कि कितनी परेशानी डिजिटलाइजेशन की बुजुर्गों को हुई है।
चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, सरलता के साथ। एक एक दिन में ये परिवार पहचान पत्र से बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कोई रूरल एनवायरनमेंट में है। कह देते थे हमने 60,000 पीपीपी आईडीज रीवेरीफाई कराए। कितने, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, 4-4, 5-5 महीनों से पीपीपी आईडी अनवेरीफाइड पड़े। लोगों की इनकम जिनके घर में दाने नहीं है 3-3, 4-4 लाख पहुँचा रखी। तो ये चीज़ों का दुख तो बहुत ज़्यादा था। आप क्या कर रहे थे? आप भी तो कैबिनेट बैठक में बैठे थे, आप अपोज करते थे उनको? जी बिल्कुल, और हर विषय पर जितने बदलाव आए, आपको याद नहीं होगा कि बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन का इन्हें रूल बना दिया, जहाँ 100 मीटर से ज़्यादा, 100 फीट से ज़्यादा डेप्थ है वहाँ नहीं देंगे। क्या उसको हमने चेंज नहीं करवाया? जहाँ पर सोलर नहीं कामयाब थे वहाँ पर दोबारा बिजली के कनेक्शन दिए। कितने फैसले पलटाए। हरियाणा की जनता के मिजाज को लेके भी आप बताइए, क्योंकि हरियाणा की जनता का जो मिजाज, मैं भी हरियाणा से ताल्लुक़ रखता हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ, मुझे लगता है कि 5 साल 10 साल होते होते किसी की भी सरकार रही हो, बदलाव वाला स्टेट है। मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ और मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, लेकिन उदाहरण है मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, यहाँ जो बदलाव वाली है, और हर बिरादरी, खाली एक बिरादरी की बात नहीं है। हरियाणा ना वाइब्रेंट सा बड़ा एक प्रदेश है कि बस झिक लेता है जल्दी जल्दी किसी। हाँ, इतना भी छिकता नहीं है। हमारे पास ऐसी विधानसभाएं भी है जहाँ निरंतर एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती रही हो, और ऐसी विधानसभा भी है जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, निर्दलीय जिताते। जैसे पुंडरी में तो शायद 5 चुनाव में आज तक कोई पॉलिटिकल सिंबल पर नहीं जीता। तो हरियाणा बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेट है, और हरियाणा की पॉलिटिक्स देश की पॉलिटिक्स को दिशा देती है। उदयवान साहब आपको तो 0 सीट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 2 3 आई तो इनेलो की आ जाएगी, और वो कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लो कि लास्ट चुनाव वो कौन सा जीते थे और पिछले चुनाव में उनके कितने वोट आए थे। इस बार भी होडल की जनता उनको दिखा देगी। उनको हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको होडल की सीट की चिंता करनी चाहिए। और दूसरी ओर पर किसके क्या आएंगे, मैं तो पिछले चुनाव के अनुभव से बोल सकता हूँ, जब लोग हमारे एक भी नहीं दिखाते थे तब भी हम जीत के आए, और आज भी मेहनत करेंगे, जीतेंगे। हमारे संगठन में जोश भी है और मुझे उन पर विश्वास भी है कि मजबूती के साथ संगठन काम करेगा और प्रदेश को नई दिशा देगा। एक मैसेज ये भी चलता है, एक आखिरी क्लेरिफिकेशन भी सर दे ही दीजिए, सब मुद्दों पे बात कर रहे हो, कि दुष्यंत चौटाला साहब की हरियाणा बीजेपी के लीडर्स के साथ बनती हो ना बनती हो, ऊपर वालों के साथ बातचीत ठीक है। मेरी कब लास्ट हुई है, कोई रिकॉर्ड है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो जिस दिन गठबंधन तोड़ा था उससे पिछले दिन लास्ट मिला था, उसके बाद औपचारिक अनौपचारिक एक बार भी नहीं बनी। बी टीम कौन है? बी टीम अब हरियाणा में कोई किसी की बी टीम नहीं होता। हर पार्टी ये देखती है कि अपने सिंबल को, अपने संगठन को कैसे ज़्यादा वोट मिले। ये ABCD टीम बनाने का काम हुड्डा का है, और सबसे बड़ा काम तो बीजेपी हुड्डा के लिए कर रही है कि 10 साल से चलते मुकदमों में उसको सजा क्यों नहीं दिला पाई। जिस बीजेपी ने केजरीवाल को बिना नाम 1-1.5 महीना जेल में रखा, दूसरी ओर पर हुड्डा को 10 साल 4 गवाहों के केस में आज तक सजा नहीं दिला पाई। कौन किसके मदद कर रही है जनता जान चुकी है। केजरीवाल के बाहर आने से कोई फायदा होगा आम आदमी पार्टी को? कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे वो लोग? आए हैं, और मैं तो संगठन के नेता हैं, कितना काम कर पाएंगे वो उन पे निर्भर करता है। तो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मुझे लगता है कि जो भी जितने सवाल मेरी समझ के मुताबिक थे मैंने पूछ लिए, और जितने सवालों के जवाब देने थे, मुझे किसी सवाल पर दुष्यंत चौटाला साहब ने रोका नहीं, और ये बातचीत जारी रहेगी। और आपने मुझे वादा किया है कि विनोद 10 दिन बाद बात करेंगे, फिर आप मुझे सीट पे उंगली टेक के बताओगे भाई ये आप मजबूत के साथ एक पे कि कौन किसके मुकाबले में और कौन कितने वोटों से आगे। जींद जो सबसे हॉट जिला है, उस हॉट जिले में क्या कुछ माहौल रहने वाला है, और बात करने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व भाजपा सांसद ब्रजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। इंट्रोडक्शन ठीक दिया मैंने एमपी साहब? लामा जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के पूर्व सांसद और कांग्रेस के मौजूदा उम्मीदवार उचाना कला सीट से। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी लोगों के हाथ में है। 5 तारीख को ये डिसाइड करेंगे। हालांकि इन्होंने मन तो वैसे बना ही रखा है, कोई उसमें लंबा चौड़ा विवाद मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी चुनाव है, हम पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है पूरे हलके में,
मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत भारी बहुमत से ना सिर्फ हम यहाँ से जीतेंगे बल्कि पूरी प्रदेश में कांग्रेस की बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार आएगी। कांग्रेस पे आऊंगा, पूरे प्रदेश पे आऊंगा सर, लेकिन बात तो बता दीजिए कि मुकाबला ब्रजेंद्र सिंह जी किससे मान रहे हैं इस सीट पे, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, एनएलडी भी है और तमाम जो हर राजनीतिक दल का हक होता है अपने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। तो दुष्यंत चौटाला से आप मुकाबला मानते हैं या सीधे तौर पर बीजेपी से मानते नहीं, मुख्यतः मुकाबला तो बीजेपी के साथ है। यहाँ यदि उसको मुकाबले की संज्ञा दे सकें तो बीजेपी के साथ ही है वो। बाकी जो दूसरा तीसरा दल है या गठबंधन है, उनकी मुझे कम से कम इस चुनाव में किसी भी प्रकार की संभावना या इलेक्शन के दृष्टिकोण से मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई सार्थकता लंबी चौड़ी है। यही सवाल मैंने पूछा था दुष्यंत चौटाला से अब से कुछ देर पहले। पूर्व मुख्यमंत्री जेजेपी के लीडर वो भी यही कह रहे थे कि भाई मेरा मुकाबला तो बीजेपी से है और कांग्रेस यहाँ रेस में नहीं है। 4200 वोट आई थी लोकसभा में अभी 3 महीने पहले। इतना छोटा जवाब? यही जवाब है, लोगों ने दे रखा है जवाब। अब उस 4200 में 200 बढ़ाएंगे या 200 घटाएंगे वो अक्टूबर में पता लग जाएगा। तो लेकिन मेरे को उनका कॉन्फिडेंस पसंद है। मतलब मैं ये चीज़ कई बार, मैं तो काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कोरी झूठ बोलने की मास्टरी उनमें है, मैंने किसी में देखी नहीं। आंखों में आंख डाल के जो आदमी झूठ बोल सके ना, वो कलाकार है। लेकिन आप देखो ना, आप चौधरी वीरेंद्र सिंह जी लगातार कह रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, छोड़ के चला जाएगा दुष्यंत चौटाला, इस सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगा, 2-2 विधानसभा से लड़ेगा और हो सकता है अचानक कला से नहीं। अगला तो रिस्क ले रहा है भाई, वो तो एक जगह से लड़ रहा खाली। रिस्क नहीं ले रहा जी, सीटें नहीं है कहीं। तो जहाँ था वहीं उल्टा आ गया। नहीं तो इनका तो इतिहास है परिवार का, ये तो हल्के बदलते हैं। क्योंकि पूरे राज्य स्तर की पार्टी थी, तो कभी सिरसा है, तो कभी महम है, तो कभी नरवाना है, तो कभी उचाना है, तो उस तरह का सिलसिला चलता था। इस बार स्थिति या कहूँ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई इनकी खुद की करनी से कि दूसरा कोई हल्का ही नहीं है जहाँ जा सकें। तो जहाँ हैं, जहाँ से एमएलए बने थे, जहाँ से एमएलए बन के उप मुख्यमंत्री बने थे, तो वहीं आ गए वापस। ये तो कह दो पर कम से कम कि उचाना नहीं छोड़ी उन्होंने। ना उचाना उन्होंने भले ही ना छोड़ी हो, लेकिन उचाना वाले उनको छोड़ चुके हैं। आज वन लाइनर दे रहे हो आप और तेड़े मार रहे हो। नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। बल्कि मेरे को हैरानी इस बात की है कि हमारे सारे पत्रकार साथी उस पार्टी और उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं जिसकी इस इलेक्शन में भूमिका ही नहीं है। भाई हम तो सबकी करेंगे, मैं आऊंगा ना, बीजेपी पे भी आऊंगा, कांग्रेस पे भी आऊंगा, लेकिन भाई जो मौजूदा विधायक है उसको इग्नोर करके सवाल कैसे पूछे? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि और वो मैं सिर्फ राजनीतिक तौर पे इलेक्शन है उस नाते नहीं कह रहा। ये वाकई सच्चाई है कि चाहे ये हल्का हो या पूरा हरियाणा हो, जेजेपी की अब हरियाणा में इस चुनाव में कहीं कोई ना तो अहमियत है, ना कोई वो इस कैपेसिटी में है कि वो चुनाव पे असर भी डाल सकें। वो वोट काटने वाला हिसाब किताब भी नहीं है। त्रिकोणीय वो कह रहे हैं कि बन जाएगी, ट्रायंगल हो गए और उसमें जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं उनको क्लियर बहुमत नहीं आएगा हरियाणा में इस बार। मुंगेरी लाल सपने देख सकते हैं, क्या उसमें बुरी बात क्या है। एक बार उनका दाव लग चुका, और दाव भी इसलिए कि लोगों ने बहुत भारी उनको जन समर्थन दिया था और ये सोच के दिया था कि उनमें चौधरी देवीलाल की छवि नज़र आती थी लोगों को। लेकिन जिस प्रकार से लोगों के विश्वास के साथ उन्होंने दगा किया है, एक आपके पत्रकार बंधु ही हैं जिन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है लोक निंदा की। नाराज़गी तक तो ठीक होता है, कोई भी राजनीतिक दल हो या राजनेता हो उसको वापसी मिल सकती है, लेकिन जब कोई राजनेता लोक निंदा का पात्र बन जाए उसके बाद वापसी संभव नहीं होता। लोक निंदा किस वजह से? शुरुआत से ही सारा वोट जो मांगा था वो बीजेपी विरोध का वोट मांगा था, और एक हवा थी पूरे इलाके में 2019 में, वही हवा और उससे भी ज़्यादा हवा अब चल रही है। उस समय बल्कि मेरी माँ, क्योंकि बीजेपी में थे हम, तो उस हवा आंधी कह लो उसका हम भी शिकार हुए थे। तो लोगों ने उनको बहुत बड़ा समर्थन दिया था, सिर्फ यहाँ से नहीं, ये पूरे इलाके से, ये 2-3 ज़िले जो हैं आपके, इनसे बहुत बड़ा उनको समर्थन मिला था। और वो समर्थन विशुद्ध तौर पे बीजेपी विरोध की वजह से मिला था। कह रहे मैं तो कांग्रेस के खिलाफ भी मांगी थी, मैंने तो इनेलो के खिलाफ भी मांगी थी, मुझे टैग क्यों करते हो आप लोग? नहीं, अब वो तो कुछ ही कहते रहे। यहाँ तो कांग्रेस थी ही नहीं, पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस थी नहीं। कांग्रेस तो हमारे साथ चली गई थी सारी की सारी, अब उल्टी आ गई।
कितनी सीट पे आ रही है उल्टी? नहीं सब पे आ रही है। अब तो 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस, खैर कांग्रेस कभी प्रदेश में तो उस तरह से नहीं गई थी, हाँ, लेकिन उछाणा में बहुत कमजोर हो गई थी। हाँ बिल्कुल। अब माहौल क्या देखते हैं? ब्रजेंद्र सिंह जो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं, उनकी राजनीति का डेब्यू होता है और डेब्यू के साथ ही उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी की टिकट मिलती है और टिकट मिलने के साथ ही आप एक अधिकारी से रिटायर होकर या कहीं वॉलंटरी वीआरएस लेकर एक सीधे सांसद बन जाते हैं। लेकिन जो आपका सबक रहा पूरा, वो किस तरह से रहा और आप अब राष्ट्रीय राजनीति को छोड़कर प्रदेश की राजनीति में आ चुके? देखिए, राष्ट्रीय और प्रदेश की बात नहीं है, मैं सही मायने में आप कहें तो राजनीति में मैं अब आया हूँ, क्योंकि राजनीति या राजनेता या लोगों का सही मायने में नुमाइंदा बनना तभी होता है जब आदमी लोगों के साथ एक बिल्कुल सीधा संवाद स्थापित कर पाए। और उसके लिए मेरे ख्याल से जो एमएलए का जो चुनाव है, उसकी एक बहुत अपनी अलग तरह की भूमिका है। अब मैं वैसे तो सांसद था यहाँ से, उछाणा मेरी 9 विधानसभा जो पड़ती हैं मेरे हिसार लोकसभा क्षेत्र में, उसका एक हिस्सा था। लेकिन जो लोगों की यहाँ मुझसे उम्मीद थी कि मैं लोगों को यहाँ जानता हूँगा, पहचानता हूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ 50 साल से लगे हुए हैं सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक तौर पे, तो लेकिन वो नहीं था, क्योंकि मैं सीधा नौकरी से एमपी बन गया। एमपी का वो दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि आप जिस तरह से लोग चाहते हैं वो कनेक्ट नहीं हो सकता एक लोकसभा सांसद का। वो लोकसभा सांसद जो पहले एमपी एमएलए रहा हो या ज़मीनी स्तर पे काम करके कभी लोकसभा पहुंचा हो, उसका मिलेगा, अन्यथा ये बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा इलाका हो जाता है। 18 बेबाक धड़के से कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो फायदा ही है, मुझे नुकसान नहीं है और मैं तो अच्छा मानता हूं कि मैं विधानसभा स्तर पर आ गया हूं। बड़ी साफ गोई से कह रहे हैं आप। इसका एहसास मुझे तब हुआ था जब वो एक हफ्ता मैं सोच रहा था, जब मेरे को लोकसभा की टिकट जब नहीं मिली थी, तो मैं सोचना तो शुरू हुआ था एक निराशा की दृष्टि से कि मेरे साथ हुआ क्या। लेकिन धीरे धीरे मुझे बात समझ में आई कि शायद ये मेरे लिए आगे का जो जीवन है, क्योंकि अब मैं राजनीतिक जीवन में ही रहना है और तो कोई रास्ता है नहीं, तो उसमें रहने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप लोगों में हों और लोग आपके साथ हों। सीधे लोकसभा में जब आप उतरते हैं तो वो एक पार्टी का चुनाव होता है, एक हवा का चुनाव होता है। उसमें ये नहीं है कि आदमी का, खास तौर पर जो बिल्कुल ही नया आया हो, उसका कोई बहुत लंबा चौड़ा उस नाते वजूद बनता हो। टेकिंग दैट लाइक ए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज टाइप्स। बिल्कुल, मैं इसको यही शब्द मैंने इस्तेमाल किया था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है मेरे लिए, कि मैं अब सही मायने में राजनीति के जो रास्ते हैं उनसे होके निकल के आऊँगा। तो आपकी टिकट कटवा किसने दी? उसका मलाल तो रहा होगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह के कितने सीनियर लीडर हैं, आप भी सांसद थे और ये एक बड़ी बात थी कि आप मौजूदा जो सरकार थी उसके राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में मौजूदा सांसद होते हुए टिकटों की अनाउंसमेंट से पहले इसकी चर्चा बनी और जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग थी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पे घर, जिस दिन आपकी मुलाकात हुई उस दिन में था और जो मंच लगा, तो फिर ये जब सब बातचीत हो गई थी तो फिर ये गच्चा कौन दे गया? गच्चा मेरी बेवकूफ़ी देगी। मैंने वही कहा ना कि मैं राजनीतिक व्यक्ति बन नहीं पाया था। मैं सांसद बन गया था, मेरी सांसदी भी नौकरी की तरह ही चल रही थी। क्योंकि कुछ ही कह लो, पार्लियामेंट का एक अलग हिसाब किताब होता है और वो ठीक है, आदमी का एक अपना लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे आना जाना लगा रहता है, जहाँ पे कुछ काम होते हैं। लेकिन वो देसी भाषा में कहते हैं ना, मैं कढ़ा नहीं था, उस प्रक्रिया से मैं निकला नहीं था। तो हाँ, तो वो निराशा जो भी थी वो सिर्फ एक हफ्ते तक की थी। ये चुनाव 4 जून का था, 4 जून को नतीजे आ गए थे। 18 जून से तो मैं अपने इलाके में निरंतर मैंने अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया था उचाना में 18 जून से, और मैं तब से अब करीब 3 महीने हो गए निरंतर मैं यहीं हूँ। एक सपना चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आपके पिताजी देखा करते और आपको पता है कि मेरी अक्सर दिल्ली में उनसे मुलाकातें होती हैं। वो मलाल है उनका एक सीएम पद के रेस में, सीएम के पद की रेस में होना, कई राज्यों के सीएम बनाना और उसमें भूमिका निभाना। क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह का भी सफ़र यहाँ से उस बड़ी सोच के साथ शुरू हो रहा है? और मैं इस सवाल में एक और सवाल जोड़ रहा हूँ कि लेगेसी का जब मामला आता है इस प्रदेश की राजनीति में, चौटाला परिवार की है, तीनों लालों की है, और उससे पहले भी पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा की अगर बात की जाएगी तो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा से ही सर छोटू राम साहब की तो विरासत आप लोगों के साथ भी है ना?
नहीं, वो तो सब है बिल्कुल, और मुझे बड़ा गर्व है अपनी विरासत पे। और लेकिन ये ज़रूर है कि हम राजनीति में जो हैं बिल्कुल अपने दम पे, और जो लोगों का साथ इस इलाके से हमेशा मिला है उसके भरोसे हैं। और राजनीति में यदि महत्वाकांक्षा ना हो तो फिर वो राजनेता ही किस काम का। तो आप मान रहे हैं इस बात को? किस बात को? सपना देखा जा सकता है आगे बढ़ने की और सीएम की कुर्सी लेवल तक? नहीं, अब आपको क्या लगता है मैं सिर्फ एक अपने आप को सिर्फ एक विधायक की शक्ल में ही देखना चाहूँगा क्या? और यदि कोई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने आप को विधायक बन के और ये कहें जी मैं तो अब निश्चिंत हो गया, तो वो तो लोगों के साथ धोखा है। इस बार के ही है दाव या बाद में कभी लगेगा? नहीं, निरंतर प्रक्रिया है इसमें, कोई और दाव की बात नहीं होती। आप में यदि काबिलियत है और लोगों ने यदि आपको साथ दिया है तो रास्ता अपने आप खुलता है। जींद की हवा क्या कह रही है? जींद है, जुलाना है, उचाना कला है, नरवाना है, ये 5 जो सीट आती हैं इसे राजनीतिक गढ़ भी कहा जाता है। हम जींद जिले में बैठे हैं और उसकी एक हॉट सीट उचाना कला पर बैठे हैं। विनेश का आना हो या आपका आना हो, चर्चा का विषय ये केंद्र पहले से रहा है कि भाई राजनीतिक करवट होती है। तमाम जो लोग हैं जींद के, उचाना के ही हैं सारे। भाई यहीं के हो आप? तो भाई आपकी एक हाजिरी होगी, कैमरे पे देख लो भाई, एक बार घुमा दो, फिर मैं एमपी साहब से 3 सवाल और लूंगा, फिर आप लोगों से बात करूंगा। भाई एक बार सबको दिखा दो। तो ब्रजेंद्र सिंह जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि जींद की जो करबट होती है, जींद की जो हवा होती है, उसका जो मायने होते हैं, जितना हमने 10-15 साल का, 20 साल का करियर है रिपोर्टिंग का, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का, इस बार हवा क्या कह रही है? और इसमें एड ऑन करूंगा कि विनेश फोगाट को लाकर कांग्रेस ने जो कहा जा रहा है और जो दूर से हम महसूस कर पा रहे हैं, मेरा दूसरा ही दिन है हालांकि आज इस इलाके में, ये पूरा कॉम्बिनेशन बना कैसा है? नहीं, कॉम्बिनेशन तो बहुत ही कांग्रेस के अनुरूप है यहाँ पे। और आपने यदि बिल्कुल देखा होगा जो लोकसभा का भी जो चुनाव था, तो उसमें भी जो नतीजे इस पूरे इलाके से आए हैं वो बहुत भारी तरह से कांग्रेस के पक्ष में गए थे। और मैं सिर्फ इसको जींद जिला नहीं कहूँगा, ये 3-4 जिले हैं, करीब 10-12 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो इकट्ठी लगती हैं ये। उसमें 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी को यदि छोड़ दें तो सब में माहौल करीब करीब एक जैसा था। कांग्रेस की ऑलमोस्ट एक तरफा टाइप की जीत हुई है यहाँ पे। और वो तो तब था जब मोदी जी के नाम की भी वोट होती है लोकसभा में, बल्कि बीजेपी तो लोकसभा में मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ती है। तो असेंबली में तो वो चीज़ है नहीं। तो असेंबली में तो जो प्रदेश के मुद्दे और जो 10 साल सरकार की नाकामी, इसी में कह रहे हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी हमने खत्म कर दी है। नायब सिंह सैनी साहब 2 बजे तक अपने दरवाजे खोल के रखते हैं। कांग्रेस की सरकारों में 6 बजे बंद हो जाते थे। कोई उनकी बाजू पकड़ लो, ऐसे हाथ पकड़ लो, ऐसा सरल सा सीएम दे दिया और जो नाराजगी थी हमने खत्म कर दी। और जब भी खत्म कर दी लोकसभा चुनाव के बीच। 10 साल तक तो सीएम ऐसे थे जो, आप तो दरवाजे खुलने की बात कह रहे हो, वहाँ दरवाजे में घुसा ही नहीं जाता था। सारी अफसरशाही जो थी वो पूरी की पूरी सरकार चलाती थी। और साधारण जनसाधारण तो छोड़िए, जो एमएलएज हैं वही दुखी रहते थे कि हमारा ही कुछ नहीं बनता काम कुम सरकार में। तो और देखिए सारी बात ये है लांबा जी, 9.5 साल तक आप एक व्यवस्था चलाते रहे और फिर उसके बाद अंत में आके ये कहें कि देखो जी अब हम इस सब को बदल रहे हैं। मतलब ये कि आप 9.5 साल को मानते हैं कि आपने बहुत क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत बुरा काम किया जिसको अब आपको ठीक करने की मजबूरी आ गई। तो वो चीज़ है। और लोग जो है ना, लोग अपना मन कोई आज से नहीं बना के बैठे, बहुत लंबे समय से लोगों ने अपना मन बना रखा है। लोकसभा पहली झांकी थी, अब पूरा का पूरा चित्र जो है वो आपके सामने आएगा असेंबली के चुनाव में। मेरे 2-3 सवाल हैं। कौन कौन प्रचार करने आएगा यहाँ आपके लिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बारे में आपका क्या कहना है? दीपेंद्र हुड्डा के बारे में क्या कहना है? और जो आपके लीडर हैं, शैलजा हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि चर्चा होगी तो छोड़ूंगा तो हूँ नहीं मैं, आपको भी पता है। एसआर के ग्रुप की बात होती थी, एसआरबी ग्रुप भी है और चौथ साहब का जो उठना बैठना है वहाँ ज़्यादा है। हालांकि हो आप लोग हुड्डा साहब और आप लोग मामा फूफी के, क्या यही रिलेशन है ना चौथ साहब का हुड्डा साहब से? राजनीति में, आपसी संबंधों में आप चीज़ को सफ़ेद और काला नहीं देख सकते, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। बड़ा सब कुछ एक सहज तरीके से संबंध होते हैं। अब जब मैंने नॉमिनेशन फाइल किया तो उसमें हुड्डा साहब आए थे। तो जो आप बात कह रहे हो ये ग्रुप वो तो लागू नहीं होता। और बाकी सभी नेता जो हैं, सभी आने वाले जो 3 हफ्ते हैं उसमें ज़रूर चुनाव प्रचार में अपना समय निकाल के यहाँ भी आएंगे और हलकों में भी जाएंगे।
और दीपेंद्र का आपने जिक्र किया, दीपेंद्र मेरा छोटा भाई है, हम निरंतर संपर्क में रहते हैं और उसका प्रोग्राम भी होगा यहाँ पे। बुलाएंगे आप? बिल्कुल बुलाएंगे। कोई नाराजगी नहीं टिकट विकेट कटने की? बताया ना, वो टिकट मेरी बेवकूफ़ी से कटी थी, मेरी बेवकूफ़ी। क्या कर दिया था आपने? मैं किसी से बात ही नहीं की थी। मैं वो जो आपने बात कही कि मैं बीजेपी का इकलौता सांसद पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं तो उस नाते उस आत्मविश्वास में रह गया। इसलिए मैंने एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते जो आदमी को सारे संपर्क करने चाहिए वो मैंने नहीं किए थे। एक हेडलाइन आप मुझे पता है और भी देखे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई बतौर सांसद जो मेरे से कमी रही थी मैं कनेक्ट रहेंगे, और बेवकूफ़ी वाली बड़ी बात आपने स्वीकार की है। मैं कैमरे के सामने रखकर आपको एक सीधा सवाल और अंतिम सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूँगा ब्रजेंद्र सिंह जी, बतौर सांसद उचाना कला की जनता को आप क्या ऑफर नहीं कर पाए जो इस विधायकी के चुनाव में अपनी जीत के दावे के साथ अब आप ऑफर करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जब आप सांसद होते हैं तो आपके पास सांसद निधि के अलावा डायरेक्ट लंबा चौड़ा कुछ करने के लिए आपके पास नहीं होता, जब तक आपकी प्रदेश की सरकार में बहुत बड़ी पैंठ ना हो। वो चीज़ मिसिंग थी हमारे यहाँ। सरकार तो बीजेपी की थी, आप बीजेपी के सांसद थे। अरे भाई, हमारे यहाँ से हमारे प्रतिद्वंद्वी जो थे वो एमएलए थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए थे। राजनीति तो वो है। तो मैं तो कई बार कहता हूँ कि मेरी तो जो लोकसभा सांसदी थी वो 3 महीने बाद ही आधी खत्म हो गई थी उचाना के विधानसभा चुनाव की वजह से। तो वो सारी चीज़ें हैं उस नाते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं सिर्फ उचाने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये पूरा एरिया आप यदि देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है, ये शायद हरियाणा का इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे कमज़ोर इलाका है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेहतर है। सारी सड़कें यहाँ से निकलती हैं, हरियाणा का मध्य ये पड़ता है। तो उस तरह की एक कोई बड़ी चीज़ यहाँ योजना लाने का प्रयास रहेगा, ताकि ये जो रोज़गार की जो समस्या है, बेरोज़गारी की, ये कुछ हद तक उसका निदान हो सके। क्योंकि हमारा इलाका इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा शिक्षा में भी हुआ है, शिक्षा में भी पिछड़ापन यहाँ पे है। हालांकि हमने संस्थागत तौर पे भी और सरकारी तौर पे भी उचाना में तो 2-3 कॉलेजेस भी खोले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़रूरत है। और एक चीज जरूर बताइए सर, ये सवाल मैं कांग्रेस के उम्मीदवार से नहीं पूछ रहा हूँ। ये कहा जाता है भाई, हरियाणा हो या बाकी राज्य हो, जो अफसरशाही है हवा के रुख को सबसे पहले पहचान लेती है। और मेरा ये सवाल ब्रजेंद्र सिंह पूर्व आईएएस अधिकारी से है, कांग्रेस के उम्मीदवार से नहीं है। तो जो आपकी अफसरशाही वाले दिन हैं, आप आईएएस की पढ़ाई करके पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो अफसरशाही वाले दिन और वो अनुभव, और आपके मित्र भी होंगे बहुत आईएएस आईपीएस इस पूरे हरियाणा के काडर में, उस लिहाज से जो अफसरशाही रीड कर रही है वो मुझे जरूर आप बताइए, और मेरे व्यूअर्स को, दर्शकों को। नहीं, उसमें सिर्फ अफसरशाही नहीं है, तो सभी रीड कर रहे हैं अब। मतलब हरियाणा में बहुत बीजेपी विरोध की एक आंधी चल रही है और कांग्रेस के पक्ष में एक बहुत ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। इसमें अफसरशाही की कोई बात नहीं है। आप जनसाधारण से भी पूछेंगे तो आपको यही आवाज़ मिलेगी। व्हाट्स योर प्रेडिक्शन ऑन द सीट्स? सीट्स में प्रेडिक्ट नहीं करता जी, मैं बिल्कुल उस तरह का ज्योतिष में विश्वास नहीं रखता। मैंने लोकसभा के समय कहा था कि कांग्रेस का हाथ भारी रहेगा। विधानसभा में के लिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का हाथ बहुत ज़्यादा भारी रहेगा। अब वो सीट कितनी बनती हैं वो तो हमारे सारे सरकार बनाने का दावा कर रहा हूँ। नहीं, सरकार तो बनी बनाई है, बहुत बड़े बहुमत से बनेगी। अच्छा, बहुत बड़े बहुमत से बनेगी। शुक्रिया, बहुत साफ गोई के साथ बात की है। और मैं धन्यवाद कहूंगा, आपने कहा कि भाई बेवकूफ़ी मेरी थी, ये शब्द का कोई इस्तेमाल नेता जनता के लिए या किसी रिपोर्टर के लिए तो करता हुआ मैंने देखा है। और ब्रजेंद्र सिंह ने अपनी गलती भी मानी कि भाई मैं तो अपने घर बैठ गया था उस तरह से, तो मैं किसी को दोष क्या दूं, मेरे एफर्ट्स ही शायद राजनीति में इतने कम रहे होंगे कि मैं गच्चा खा गया 2024 के लोकसभा चुनाव को। और एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह की, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं जनता के साथ सीधा जुड़ना चाहता हूं और मुझे विधानसभा की जो राजनीति है अब ज्यादा सूट करेगी और मेरा असली राजनीतिक सफर यहां से शुरू होगा। और मेरा खास तौर से धन्यवाद इतनी साफ गोई के साथ और अपनी गलती मानने के लिए। और मेरा अब आपसे अनुरोध है, आधा घंटा हो गया हम गांव की गली के बीच में बैठे हैं, लोग गाली देने वाले हैं, जल्दी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, उचाना कला, जींद।
नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। ग्राउंड रिपोर्ट में तमाम बड़े चेहरों से भी मुलाकात करा रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में जनता से भी बात कर रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु साहब हमारे साथ हैं, नारनौल से भाजपा के उम्मीदवार हैं, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में और भाजपा के बड़े सीनियर लीडर हैं। सर, चुनावी वक्त है और खेत खलियान भी हमें देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली मुलाकात आप लोगों से होती थी, चंडीगढ़ होती थी और आपका प्रचार चल रहा है। कैसा चल रहा है कैप्टन साहब का प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है विनोद जी, आपका नारनौल के खेतों में स्वागत है। किस तरह का प्रचार है 2024 में? किस तरह की चुनौतियां हैं? किस तरह की चुनौतियां हैं आप लोगों के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा प्रदेश में कोई चुनौती दिखाई नहीं दे रही है। लोकसभा में निश्चित तौर पर एक बराबर का मुकाबला था। उसके बाद पिछले 5 महीने में लगातार कांग्रेस नीचे जाती चली गई है और भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठती चली गई है। और कांग्रेस के अंदर से ही एक इस प्रकार का वातावरण बन गया है कि कांग्रेस अंदर से ही ख़त्म हो रही है। तो हरियाणा प्रदेश में आज कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि सामने विपक्ष के रूप में ना तो कांग्रेस पार्टी है, ना कोई उनकी नीति है, ना कोई कार्यक्रम है, और वो पूरी तरह से एक परिवार में सिमट करके रह गई है। कांग्रेस के तमाम नेता आज धाराशायी हैं, कोने में लगा दिए गए हैं। कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं उनके पास आज कांग्रेस के अंदर उनके लिए कुछ नहीं बचा है। सर, एक जो सवाल है, जस्सी पेटवाल आपके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उम्मीद है वो इनेलो के हैं और जो दादा गौतम हुआ करते थे, जो पिछला चुनाव अब जिनसे हारे थे, उनको तो आपने भाजपा में ही शामिल करा दिया और पड़ोस की जो कहते हैं ना विधानसभा, वहाँ भेज दिया। तो दादा गौतम भी अब कैप्टन साहब के साथ आ गए हैं क्योंकि आपकी पार्टी में, और मैंने आपकी तस्वीरें भी उनके साथ देखी। आपका निश्चित तौर पर जो कद है पार्टी में, आपका रोल भी रहा होगा। ये सब समीकरण जो बदला है, इससे यहाँ नारनौल की जनता में और कैप्टन साहब की मजबूती में क्या फ़ायदा हो? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस ने पार्टी ज्वाइन की, ये पूरी तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। और गौतम जी हमारे विधायक रहे हैं, आज भी विधायक हैं, और वो सफ़ेदों से हमारे प्रत्याशी हैं। और उनका राष्ट्रीय नेतृत्व से संपर्क होकर के उन्होंने वहाँ पर पार्टी को ज्वाइन किया और पार्टी ने उनको सफ़ेदों का प्रत्याशी बनाया है। और निश्चित तौर पर वो सफ़ेदों के अंदर भी बहुत अच्छी परिस्थिति में हैं और नारनौल के अंदर उनका अपना एक बहुत बड़ा वजूद रहा है, एक लंबी राजनीति रही है, उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी उससे मजबूत हुई है और उसका बड़ा लाभ जो है नारनौल में मिल रहा है। वही मेरा सवाल था, 1+1 11 हो गया है क्या भाजपा के लिए नारनौल में? 1+1 11 हो गया क्या? जो आप जो कह रहे हैं, देखिए, 1 और 1 11 निश्चित तौर पर। और नारनौल के अंदर अब ये जो चुनाव है, ये व्यक्तियों का चुनाव ही नहीं बचा हुआ है। अब ये चुनाव पूरी तरह से नारनौल की 36 बिरादरी की जनता ने अपना चुनाव मान लिया है। नारनौल के नौजवानों ने अपने रोजगार की संभावनाओं का चुनाव मान लिया है। नारनौल के नौजवानों ने सही रास्ते पर चलने के संकल्प का चुनाव मान लिया है। और नारनौल के जो आम जन हैं, उन्होंने अपने रुके हुए विकास को फिर से तेज़ी से शुरू हो जाए, फिर से तेज़ी से होए, इस बात का संकल्प का चुनाव मान लिया है। तो यहाँ अब सामने एक तरफ 36 बिरादरी है, एक तरफ नारनौल है, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी की जिसने कब्जा कर रखा है वो बाबू बेटा कंपनी है, और यहाँ पर कोई व्यक्तियों का महत्व नहीं है। तो मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? कांग्रेस से मांग रहे हैं या किसी और पार्टी से यहाँ मान रहे हैं, बीजेपी का? फिर जनता चुनाव लड़ रही है, अब जनता के सामने कौन खड़ा होता है ये तो समय बताएगा। मेरे 2 सवाल और हैं। आपके तमाम प्रोग्राम होंगे और तमाम बिजी शेड्यूल होगा। आप कोर कमेटी के सदस्य हैं, भाजपा आलाकमान की बैठकों में बैठे, आप लोगों ने फार्मूला निकाला एंटी इनकम्बेंसी का, कई मंत्री उड़ा दिए टिकट की लिस्ट में से, कई विधायक निपटा दिए, और उनका क्या फ़ायदा हुआ? और एक कमेंट आपसे ज़रूर चाहूँगा कि रामविलास शर्मा साहब, हालांकि उन्होंने निर्दलीय भर रहे थे, फिर उसके बाद बीजेपी का सिंबल नहीं मिला या टिकट नहीं मिला, ये सब जो प्रोसेस रहा, और आपसे पूछना है क्योंकि आप सिर्फ नारनौल तक तो सीमित है नहीं, जब वरिष्ठ लेवल की जो मीटिंगों में आप मौजूद रहते हैं, उन सब फार्मूलाज का, उन सब एक्सपेरिमेंट्स का कोई फायदा नुकसान अब दिख रहा है आप लोगों को? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात कांग्रेस लगातार करती है, कहती है कि भाई 10 साल में आप लोगों से लोग झिक लिए। कांग्रेस अपने स्वयं के बोझ से इतना परेशान है कि कांग्रेस पार्टी बची कहाँ है? कहाँ है कांग्रेस? बस एक युवराज को उसकी बेरोजगारी दूर करने के लिए सारी की सारी तो कांग्रेस ख़त्म कर दी। उनके सामने के सारे कांटे जो हैं वो निकालने के चक्कर में पूरी कांग्रेस आज कंपटीशन से बाहर चली गई है। तो कांग्रेस पार्टी के नाते साथ कुछ नहीं बचा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है, हम सारे निर्णय मिलजुल करके लेते हैं। यहाँ किसी मंत्री को निपटाया नहीं, आपकी शब्दावली पर मुझे एतराज़ है, या किसी को हटाया नहीं है। यहाँ नए और कार्यकर्ताओं को अवसर मिलते हैं और हम मिल करके उनके साथ काम करते हैं।
तो यहाँ रामविलास जी हैं, पार्टी के अंदर काम करेंगे। आंसू थे उनके? देखिए, किसी को आप बहुत लंबे समय तक जिस कार्यकर्ता की टीम के साथ में उन्होंने काम किया होता है, कार्यकर्ता युद्ध के मैदान में साथ चलना चाहते हैं, तो उनको भी लगता है कि मैं इस युद्ध के मैदान के लिए तैयार हूँ। कार्यकर्ता सब साथी, उनकी भावनाएं भी, कार्यकर्ताओं की भावना भी कभी कभी नेता की आंखों में आती हैं। तो फिर भी वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। भाजपा में तो जितना भी हमारा टीम है वो एक अच्छे, हरियाणा के आडवाणी कह रहे हैं कांग्रेस वाले। अरे सब कांग्रेस वाले, कौन कांग्रेस वाला, कौन सी कांग्रेस बात करे? वो कांग्रेस जो अशोक तंवर को लाठी मार करके उन्होंने थाने के अंदर पनाह लेने को मजबूर कर दिया था, वो कांग्रेस जिन्होंने राव इंद्रजीत जी को निकाल दिया, वो कांग्रेस जिन्होंने करतार बढ़ाना उनको निकाल दिया, वो कांग्रेस जिन्होंने चौधरी धर्मवीर सिंह जी कहो या रमेश कौशिक कहो, उन सबको पार्टी से निकाल दिया, वो कांग्रेस जिन्होंने विनोद शर्मा को पार्टी से निकाल दिया, वो कांग्रेस इन्होंने जो है अब जिस प्रकार की हालत बनी हुई है कुमारी शैलजा की, तो हमें दर्द भी होता है, क्योंकि हमारी सतरौल की, हमारे इस इलाके की वो बेटी भांजी हैं, और जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, कोई साथ नहीं खड़ा हो रहा। नई चर्चा में जरूर छेड़ना चाहूंगा इस कैमरे के माध्यम से। आज अंबाला से एक बड़ा बयान आया और विज साहब ने कह दिया कि पार्टी तय करेगी, जो होना है होना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे अगर सीएम बनाया जाए तो मैं इसकी दिशा बदल दूंगा। और आपका जो कद रहा है, आप भी उस रेस में सीएम पद की दावेदारी में रहे हैं। आप भले ही कैमरे के आगे आप मॉडेस्ट हो जाओ, बताओ नहीं, थोड़ी बहुत राजनीति हरियाणा की मैं भी कवर करता हूँ, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आप भी इस पद के दावेदार के तौर पर बीजेपी के रहे थे। ऐसे में विज साहब का कहना, और ये क्या ओपन हो गया है? और वहाँ अब राव साहब का आपने जिक्र किया, राव साहब भी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा घुटन है, मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं भी सीएम कैंडिडेट हूँ और मुझे वो पोटेंशियल थी सीएम बनने की, तो कैप्टन साहब में भी थी वो। तो देखिए, आप हरियाणा की राजनीति को अच्छी तरह समझते हो, आप हमारे संजय हो हरियाणा की राजनीति के। जहाँ तक ये सब नेता हैं, बड़े हैं, और बिल्कुल सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपनी इच्छाएं रखने का भी अधिकार है, और लंबे समय से उनकी राजनीति है, उनका अनुभव है, इतनी बार चुनाव जीते हैं। देखिए, मेरी तरफ से तो हमारे नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ, कभी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता हूँ, और हम चुनाव जीत करके जब सरकार बनाएंगे, नायब सिंह सैनी जी के साथ मिल करके सरकार में जो भी भूमिका संगठन देगा, हम उस संगठन में अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं तो उस तीसरी लाइन में बैठने वाला आदमी हूँ, चिंता मत करो, मैं कोई होड़ में नहीं। बना रहे हो सरकार, कॉन्फिडेंस है हैट्रिक का? वो कांग्रेस कह रहे हैं हम तो 70 लिए बैठे हैं, अब फिर कहोगे कौन सी कांग्रेस है, जो सिंबल तो एक ही है हाथ का। देखिए, कांग्रेस में जिस प्रकार के आज खड़े हो गए विद्रोही, और जिस प्रकार का कांग्रेस ने आज अपना कैंपेन चलाया है, वो गाली गलौज का कैंपेन है। कौन सा? अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ। उनकी रैलियों में क्या गालियां दी जा रही है आपको मालूम है ना? वो वीडियो आपने देखी नहीं है? वो शब्दावली जो है, वो सामान्य समाज उस शब्दावली को स्वीकार नहीं करता है। सारा का सारा समाज में उसमें भयंकर रोष है कि हमारे यहाँ तो कांग्रेस तो वो अपने पूरी की पूरी वो बौखलाहट का परिचायक है। जब इस प्रकार की बातचीत और शब्दावली में वो आ जाएं, तो मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस रेस से बाहर हो चुकी है, और जो कांग्रेस का जो काम है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही कांग्रेस को मार दिया है। तो कैप्टन साहब को पकड़ना संभव नहीं है। कैप्टन साहब राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो तीसरे जो कहते हैं पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता हूं, और इस तरह के बयान देके करते भी नहीं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। नारनौद में आप अपना जो प्रचार है उसको जारी रखिए। तो तमाम लीडर से आपकी बातचीत कराएंगे, आम जनता का जो रुख है ग्राउंड रिपोर्ट में आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, नारनौद। जुलाना में जो बहुत हैवी कैंडिडेट के तौर पर उतरी हैं वो विनेश फोगाट हैं, और स्वागत की तस्वीरें आप देखें तो जिस तरह से भीड़ है, पूरी रैली चल रही है इनके साथ, और तमाम जो लोग हैं वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। और विनेश फोगाट जो कि जींद जिले की और जुलाना की बहू भी हैं, उसके हिसाब से और तमाम जो कार्यक्रम हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं, और जुलाना की जो लोकल जनता है किस तरह का कनेक्ट है। विनेश फोगाट रेसलिंग की पहलवान, और रेसलिंग की पहलवान के बाद अब कुश्ती के अखाड़े के बाद राजनीतिक अखाड़े में है, और राजनीतिक अखाड़े में ठीक फैसला कर लिया। हाँ, बढ़िया फैसला, बिल्कुल। कैमरामैन सहयोगी इधर आएंगे, जरा एक बार और लोगों से भी बातचीत कराएंगे जी। बहुत बढ़िया फैसला कराया यो। ठीक रहेगा।
कविता दलाल भी है, वो अमरजीत ढांडा भी है, और भी तो लोग हैं। एक तरफा काम है यहाँ। एक तरफा काम है। इनके राठी साहब की ये बहू हैं, और इनके जो ससुर साहब थे वो फौज में हैं, ये भी में थे। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा माहौल रहेगा यहाँ? एक सब हमको तो यूँ लग रहा है कि सबसे बड़ी जीत रहेगी हरियाणा में। तो तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ हैं, फूल लेके, छोटी छोटी जो बच्चियां हैं स्कूल कॉलेज की, वो भी मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं, हालांकि वो वोटर्स में नहीं है। और तस्वीरें अगर आप देखें तो तस्वीरें यहाँ से आपको नज़र आ रही हैं। विनेश फोगाट एक इंटरनेशनल पहलवान के बाद अब राजनीति के अखाड़े में उतरी हैं, तो राजनीतिक अखाड़े में किस तरह का माहौल है? एक बार नारा चंडीगढ़ मत जाना चाहिए, या हमारी बेटी चंडीगढ़ बाद में पहुंचेगी, पहले नारा जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, विनेश फोगाट जिंदाबाद, विनेश फोगाट जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। लगे यहाँ की, और वो भी ले रखा, ओढ़ा भी ले रखा सिर पे। हाँ ले रखा है। बन जाएगी बात, बन जाएगी, बढ़ जाएगी बात। बनावांगे, बात बड़ी पड़ी, बनावांगे। सोच करो, जम्मा बड़ी पड़ी। दिक्कत को नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे कांग्रेसी रूस के पुराने जो टिकट मांगे थे। हाँ जी, नहीं पुराने कांग्रेसी। मैं भी टिकटार्थी हूँ, मैं भी टिकट मांगने वाला था। वेदपाल, क्या नाम है साहब? वेदपाल लाठर। कोई किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। पार्टी ने जो फैसला किया बढ़िया किया। हम सारे तन मन धन से विनेश फोगाट के साथ और अच्छी वोटों से जिताएंगे। इसका असर जींद जिले में बाकी जगह भी नजर आएगा। बिल्कुल, ये एक तूफान उठ चुका है, और जितने 86-87 थे उन्होंने सभी ने ऑप्शन के तौर पर इसी का नाम लिया था। जो कम से कम 25,000, कोई फूट फाट को नहीं, कोई फूट नहीं है। 25,000 वोटों से विनेश फोगाट भारी वोटों से। जो जंतर मंतर पर जितनी खापें इस लड़की को आशीर्वाद दे के हर दिया, तो उससे ज्यादा जोश में इसको बहुत ज्यादा वोटों से जिताएंगे। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल और हौसला है। नंबर 2 की लड़ाई किससे मान रहे हैं? आपने जीता घोषित कर दिया नंबर 2 की। तुलाड़ा हल्का में बीजेपी भी पिछड़ी हुई है। नंबर 2 पे बीजेपी अमरजीत ढांडा जो विधायक मौजूद तो है ही नहीं, उसको तो मतलब 0 नंबर देते भी शर्म आती है। जमानत जब्त है अमरजीत ढांडा की, उसको 0 नंबर देते भी शर्म आती है। 0 से भी ज्यादा है, 0 भी ज्यादा है। तो तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही लगा रखा है इसने भी, विनेश ने भी, जो वे गांव इधर की बहू है इलाके की, सिर पे वो ले रखा पल्ला, ओढ़ रखा है। पल्ला लेके चल रही है। हाँ जी चल। बन जाएगी बात इसकी, बनेगी क्यों नहीं? वो खिलाड़ी है तो राजनीति के अखाड़े में आ गई, यहाँ को दिक्कत को नहीं। क्रिकेटर है, बन जाएगी। और पक्की बात है। कम नहीं है जी। अच्छा, इस देश की बेटी किसी से कम नहीं जी। आज के दिन लड़की लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। वो किसी भी चीज में महिला जिता दोगे तुम तो, लग रही हो जैसे। बिल्कुल जिता देंगे, बहन को बिल्कुल जिताएंगे, 100% जिताएंगे जी। हाँ जी बहन जी, हाँ बिल्कुल जिताएंगे यार, हम विदेश के साथ है, वो हमारे सबकी बेटी है। वो सबकी बेटी है, और यहाँ इलाके की बहू है। यहाँ इलाके की बहू है, हमारी बहन है, सबकी है। जो कह रहे हैं वो कविता दलाल भी इलाके की बेटी है, ये तो बहू है। फिर है, हम इसके साथ हैं। अच्छा, क्यों भाई? राठी भाई है भाई, साथ हाँ जमा। राठी भाई हैं, गुत्ती भाई चल रहा है। हाँ गोती भाई चल। राठियों कितने गांव हैं? सॉरी बहन जी, बतेरे गाँव आड़ गोतन है उसकी, इनकी देश खेड़े में तो राठी उनके गोते हैं। मुंडा से बांध रखे हैं आपने भी, चेहरा वेरा दिखाते नहीं है तो ये इलाके में जुलाना में। हमारे बड़े हैं भाई आड़े। ना वो हरियाणवी कल्चर यहाँ नजर आ रहा है। मैं वो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों नहीं दिखा रहे, मैं कह रहा हूँ भाई है, उसने भी तो ले रखा था उल्ला। लेना पड़ा भाई, गुआंड सुआंड मत सब ने लेना पड़ा है। बताओ जमा हला के ठोक देंगे डोलना है। अच्छा, हाँ प्रोग्राम हो जियो खेड़ा में तो तैर जीत कर जाओगी। एक तरफ है ये गांव है खेड़ा, देश खेड़ा खेड़ा। क्या चल रहा है? जम्मा सुथरा काम चल रहा है बेटा। जम्मा सुथरा, जम्मा का जम्मा ऊपर ला। अच्छा, हाँ, वो दिक्कत को नहीं, ना कोई दिक्कत नहीं। परम्पार है। हाँ जी बहन जी, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है जी। उधर कैमरा में आ जाओ। ठीक है, वहाँ तो जेठ बैठे होंगे, कैमरे पे थोड़ी जेठ बैठे हैं, यहाँ तो कर लो। बढ़िया माहौल है जी। बढ़िया माहौल है। दोनों कह रहे हैं भाई एक बेटी एक बहू है, कविता दलाल भी यहीं की है जुलाना की,
उसका कोई फर्क पड़ेगा? सब पर इसमें आएगी के अपनी है, अपनी से बेटा ओके और फिर बहू को चुनोगे, बेटी को चुनेगे जुलाना में? बेटा बुआ बेटी तो जाओगी, बेटी बहू अपनी ये दोबारा रिपीट कर दो, बहू तो जल्दी ब्याह के, बेटी तो जाओगी ब्याह के, बहू अपने घर भैया अपना दो रहा है। हाँ तो कि करेगी वो, हाँ बुआ करेगी, बेटी तो ब्याह मांगे लेकर खर्चा भाग जाएगी, चली जाएगी। बेटी जाली ब्याह के दूसरे घर, बहू अपनी होगी अब, अपनी बहू अपनी और बेटी जैसा प्यार दे रहे हो। और ना बेटी तो या बेटी तो नहीं, बहू तो प्यार देंगे। बेटा रखने वाली नहीं, बहू भी बेटी है वो है कि नहीं? राखनिया हो तो रखनिया हो तो कि नहीं है, बेटी तो ऊपर है। हाँ बढ़िया कह रही है ताई, नु हमारी बेटी तो जाली ब्याह के जिसे गांव जानी थी दूसरे गांव, ये हमारी बहू है, ये हमारी ये मैं करेगी, हमारी तो कोई संबंध है? हमारी जिंदगी तो बुआ द्वारा टूटेगी है, हमारा टेन तो बू करेगी पास है, बुआ तो बनावाएंगे है। तमाम जो लोग हैं, जिस तरह की सभाएं हैं वो दिखा रहा हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आया कि वो कविता दलाल हैं, वो यहाँ की बेटी तो जरूर है, लेकिन वो अब ब्याह के जा रही हैं और उनका दूसरी जगह है, लेकिन ऐसे में बहू को ही बेटी सम्मान के। तस्वीरें भी मेरे कैमरामैन सहयोगी अच्छी खासी भीड़ के साथ यहाँ तमाम जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं और बातचीत लगातार जारी है, और उन बातचीत में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो नजर आएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। ज्यादा लंबी ना खींचूंगी, गर्मी हो रही है, बहुत प्रोग्राम है, बहुत ताई बाढ़ देखने लग रहे हैं, जैसे ही जाना है। 5 तारीख ने हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आने लग रही है। ये हमने न्यू फैसला करना है, तारा विधायक कांग्रेस की सरकार का होगा या दूसरी सरकार का होगा, क्योंकि तारा विकास जब हो उसका, जब तारा विधायक उस सरकार का हो वो ये काम करवा सके है। बाकी नहीं तो जो गांव का सरपंच है ना, उसकी भी विधायक का फालतू चलने की तारीख। आप लोगों का जो आशीर्वाद जो प्यार मिलने लग रहा है, उसकी तय दिल से मैं शुक्रगुजार रहूंगी हमेशा। संघर्ष आपने कराया, संघर्ष का उठ के मैं आई हूँ। जो आप लोगों का लबिता है, उस बीतता मैं गुजर के आई हूँ, उसका बदला लेने का टाइम आ गया है। हमारे बालका का भविष्य सुधारने का टाइम आ गया है। विचार करने के दिन जानिए है, फैसला का दिन आ रहा है। बस तारी बेटी ने, तारी बहू ने जितनी मेरे में ताकत थी वहां मैंने लगा दी है। जब मेरे हाथ में था वो, जब तो मैंने कोई छोड़ा नहीं है। ये मेरी ताकत तारे हाथ में है, जया दे दोगे तो अपने चुनाना विधानसभा क्षेत्र का विकास हो जाएगा, ना तो फिर हम ये बात देखेंगे कि राम मोटी से ने भेज देगा। विनेश फोगाट का जो पूरा रोड शो है लगातार चल रहा है, और विनेश फोगाट एक खिलाड़ी के तौर पर आप जानते हैं, हम भी जानते थे, लेकिन अब एक नेता के तौर पर भी जानते हैं। विनेश जी, पहला सवाल तो मेरा है कि सिर पे ओला लेके चल रहे हो, यहाँ जींद की बहू का नारा आपने पहले ही दिया था, उसको सार्थक कर रहे हैं आप? नहीं, नारा देने की क्या बात है, मैं बहू हूँ, कोई ऐसे थोड़ी है झूठ बोली हूँ। सिर पे ओला धूप की वजह से भी कर रहे हैं। हरियाणा की संस्कृति में बहुत सारी चीज है जो ये जो है ना, बहुत तरीके से यूज कराया जावा है, तो मान सम्मान देने लग रहे हैं लोग, प्यार देने लग रहे हैं, बेटी से बढ़ के प्यार देने लग रहे हैं। बहू तो कोई मान के ही तैयार नहीं है, बस ठीक है मैं बहू हूँ, लेकिन बेटी से ज्यादा मान सम्मान मुझे मिल रहा है। मैम, क्या राजनीति का एजेंडा है विनेश जी आपका, क्या जुलाना के लिए करना चाहेंगे? आपने कहा कि इस इलाके में बहू बेटी कभी टिकट लाई नहीं है, मैं आपकी स्पीच सुन रहा था। देखिए, जुलाना बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो रहा है, यहाँ पे विकास बिल्कुल ऐसे लग रहा है हुआ ही नहीं है। और 10 साल से बीजेपी सरकार ने यहाँ पे जो लोगों के साथ में ज्यादती की है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी वर्ग दुखी हैं। तो बस सड़कें हैं, बिजली पानी है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, इससे ज्यादा और क्या? मतलब यही चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है इंसान को जिंदा रहने के लिए। नमस्कार जी। देखिए, नमस्ते करते हुए जो गांव देहात के जो सब लोग जा रहे हैं, मैम 2 सवाल मेरे आखिरी बस ये बचे हैं। आगे का जो मुद्दा रहेगा वो किस तरह का रहेगा? आपने कहा कि भाई इस क्षेत्र का विकास करूंगी और तमाम चीजें होंगी। देखिए, मुद्दे तो यही है, एक बार लोगों के बीच में है, लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो मुझे जानेंगे, हम उनको जानेंगे। नए क्षेत्र में आए हैं और बहुत प्यार मिल रहा है, बस अपने लोगों की सेवा पानी करनी है। WWE वाली भी आ गई है, कह रही मैं बेटी हूँ, वो बहू है, चुनना पड़ेगा आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने लोग हैं, अपने लोग चुनेंगे, जिसको भी चुनेंगे, बेटी बहू दोनों ही हैं।
विनेश फोगाट का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है और विनेश फोगाट का जो रोड शो है वो भी हम दिखा रहे हैं आपको और किस तरह से जो पूरा रोड शो है वो चल रहा है। ठीक चल रहा है प्रोग्राम? बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है जी। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक रहेगा मामला सारा? हाँ बढ़िया। हाँ भाई ठीक रहेगा? हाँ जमा बिल्कुल भाई साहब, एक तरफा कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई ये बहू है एक और बेटी है, दलाल जो है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक तरफा जमा माहौल है। एक तरफा माहौल है। तो पूरी जो भीड़ आप देख सकते हैं कि किस जी, तो पूरी जो भीड़ है वो लोग चल रहे हैं साथ में और तमाम गाड़ियों का जो काफिला है वो भी नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि किस तरह का रोचक मुकाबला रहेगा और इस पूरे मुकाबले में जो बात की जाए तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट, ये पूरा जो मैं रोड शो है वो आपको दिखा रहा हूं और इस पूरे रोड शो की तस्वीरें आप देखें तो एक रुझान जो जुलाना में नज़र आ रहा है। जुलाना में विनेश फोगाट की जो पॉपुलरिटी है वो भी लोगों के बीच में नज़र आ रही है। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, जुलाना, जींद। अगर हमारे जुलाना की बात करेंगे तो आपको हॉस्पिटल में गाय, बकरी, भैंस चरती मिलेंगी आपको। लेकिन मेरा एक सवाल मेरे हलके के लोगों से ज़रूर है कि आप बहती हवा के साथ ना बहें। आज तक लोगों को वादों के सिवाय कुछ नहीं मिला। कांग्रेस है, उन्होंने भावनाओं का कहीं ना कहीं फायदा उठाने की। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। जुलाना की वो जो हॉट सीट बन चुकी है, यहाँ बेटी और बहू की बात है, यहाँ रेसलर की बात है। एक कुश्ती की रेसलर है तो एक WWE की रेसलर है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक मजबूत उम्मीदवार यहाँ उतारा गया है। कविता दलाल जी हमारे साथ हैं, जो जिन्हें लेडी खली भी कहा जाता है और जो खेल प्रकोष्ठ था आम आदमी पार्टी का उसे आप लीड कर रही थी और जुलाना में बेटी वर्सेस बहू की बात भी चल रही है। तो कविता दलाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कविता जी, इंट्रोडक्शन सही दिया मैंने? जुलाना की फाइट बेटी वर्सेस बहू हो चुकी है। बिल्कुल, इस देश ने मुझे लेडी खली के नाम से उपाधि दी है क्योंकि मैंने लोहा मना के दिखाया है, अपने देश का नाम रोशन किया खेलों में और जनता के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ी हूँ और आज भी जनता के बीच में बैठी हूँ। कविता दलाल जुलाना की बेटी हैं, कौन सा गांव पड़ता है आपका? मालवी गांव है जुलाना में और मेरा गांव जो है एक ऐसी भूमि है, हमेशा बेटियों का मान सम्मान करता है। जो भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है उनको सपोर्ट करता है। मैं उनकी सदा आभारी रहूंगी। WWE के अखाड़े में और WWE के अखाड़े से फिर राजनीतिक अखाड़े तक आने का जो सफर है, ये किस वजह से राजनीति का रुख किया आपने? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कविता जी, फिर आम आदमी पार्टी ही क्यों? देखिए, हमारे हलके में पूरे हरियाणा प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं वो ना के बराबर हैं। अगर आप स्कूलों की बात करेंगे, स्कूल में बिल्डिंग तो खड़ी होंगी वो भी जर्जर, लेकिन उनमें पूरे टीचर नहीं होंगे, कोई व्यवस्थाएं नहीं होंगी। आप बात करेंगे हॉस्पिटल की, कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में। अगर हमारे जुलाना की बात करेंगे तो आपको हॉस्पिटल में गाय, बकरी, भैंस चरती मिलेंगी आपको। अगर बारिश हो जाए गोड्डो गोड्डो तक पानी चढ़ जाता है वहाँ पे। यहाँ पे ना तो कोई खेल की सुविधा है, ना कोई स्टेडियम है, ना कोई ग्राउंड है। हमारे बच्चे, मैं खुद यहाँ से अपना हल्का छोड़ के मुझे लखनऊ और फरीदाबाद जाके ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। तो हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन सुविधा और अवसर ना मिलने की वजह से वो पिछड़ जाते हैं। इतनी महंगी महंगी शिक्षाएं हो गई हैं, महंगे महंगे इलाज हो गए हैं। हमारे माँ बाप को ये फैसला करना पड़ता है हम लड़की को पढ़ाएं या लड़के को पढ़ाएं। बीमार हो जाते हैं, इलाज करवाने में विफल हो जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं और मैं अपना ये फ़र्ज़ समझ के आगे बढ़ी हूँ। इस राजनीति में मैंने कदम रखा है कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने हलके के लोगों की आवाज़ बनूं। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं उनके लिए लड़ सकूं। मैं चाहती हूं कि मेरा हलका मेरे साथ है, आशीर्वाद दे और मैं उनकी इन सारी समस्याओं को लेकर विधानसभा में जाके उनकी लड़ाई लड़ूंगी और उनके लिए अवसर पैदा करके दिखाऊंगी। एक कुश्ती होती है मैट की, अखाड़े की, एक कुश्ती होती है WWE की, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, दोनों अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। रेसलिंग है, ये भी एक ओलंपिक गेम है। मेरी जो WWE है वो भी वर्ल्ड लेवल की रेसलिंग है। उसमें
उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। जनता जिसको प्यार करती है, जिसको देखना पसंद करती है, उसी को अपना आशीर्वाद भी देती है। कंपैरिजन तो मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ना, सीटी ऐसी बन गई है, एक ओलंपिक में से डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट के साथ, और जंतर मंतर पर जिस तरह का उन लोगों का प्रदर्शन रहा, एक नेशनल चर्चा का विषय बना, और विनेश फोगाट को सिंपैथी मिली, और उनके साथ जो उन्होंने आरोप लगाए और जिस तरह से सरकार ने गलत किया, तो वो वेव उनके साथ थी। और उसके बाद फिर ओलंपिक में जाना और वहां से डिस्क्वालीफाई, फिर उसमें भी साजिश और तमाम तरह के एंगल चले। देखिए, जब हमारी छोटी बहनें जंतर मंतर पे बैठी थी समस्याएं लेकर, मैं खुद उनका समर्थन करने वहाँ पे गई थी। मैंने बल्कि मेरे पूरे मालवी गांव में महापंचायत हुई थी उनके समर्थन में, क्योंकि ये जेन्युइन समस्या थी। मैं समझती हूँ कि हमारे समाज में अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, आवाज़ दबा दी जाती है किन्हीं कारणों के साथ। उन्होंने हिम्मत की, सब देश ने, पूरे देश ने उनका साथ दिया, पूरे देश ने उनका साथ दिया। लेकिन आज अगर आप बात करेंगे कि भावना की बात आप बोल रहे हैं कि हमारा समाज की एक खूबसूरती है कि उनके साथ समाज को लगा कि कुछ गलत हुआ है, तो समाज ने उनका साथ दिया हर तरीके से। मैं मानती हूँ कि जो मेडल जीत कर आए थे उनको शायद इतना मान सम्मान नहीं मिला होगा जितना हमारे समाज ने उनको दिया। लेकिन मेरा एक सवाल मेरे हलके के लोगों से ज़रूर है कि आप बहती हवा के साथ ना बहें, बहती हवा के साथ ना बहें। ये सोचें कि आपके लिए कौन सी सरकार आपके बच्चों के भविष्य की बात करती है, कौन सी सरकार आप लोगों के लिए लड़ सकती है, कौन आपकी सुविधाएं दे सकती है। हमारी छोटी बहन ने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ बैठी थी। उनका राजनीतिक भी कोई कैरियर नहीं रहा है पहले, लेकिन अचानक से रातों रात जो है टिकट मिलना, कहीं ना कहीं जनता के दिल में ये बातें आ रही है कि भी ये पहले से कुछ एजेंडा चला हुआ था, तभी राजनीति में अचानक से आए हैं। लेकिन एक बात तो है, हल्के के लोगों को ये समझनी पड़ेगी कि हक की लड़ाई लड़ रही थी, और अब जो सालों से बच्चे मेहनत कर रहे थे राजनीति में अपनी समाज सेवा के तौर पर, हर तरीके की समस्याओं में लोगों के साथ जुड़े हुए थे, अब उनका हक की लड़ाई जो है वो कौन लड़ेगा। रातों रात अगर पैराशूट आप आ जाते हैं कैंडिडेट, बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनका हक किसने मार लिया, फिर अब उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। उम्मीदवार और थे, ये सिर्फ मुझे लगता है कि ये सिर्फ कांग्रेस है, उन्होंने भावनाओं का कहीं ना कहीं फायदा उठाने की। कांग्रेस के साथ तो आम आदमी पार्टी भी हाथ मिलाना चाह रही थी इस चुनाव में। देखिए, अगर विचारधाराएं मिलती तो कोई बात ही नहीं थी। विचारधाराएं अलग हैं, नहीं मैच खाती हैं, इसलिए नई बात बनी। तो अपना अपना अलग अलग मजबूती के साथ कैंडिडेट उतारे हैं, उनकी विचारधारा पे वो काम कर रहे हैं, हमारी विचारधाराओं पे हम काम कर रहे हैं। जनता एक बात अच्छी तरीके से जानती है, आज तक लोगों को वादों के सिवाय कुछ नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल साहब जेल से बाहर आ चुके हैं, उनका कितना फायदा होगा आपके कैंपेन में। जनता के मन में इतना उत्साह है इस बात का कि केजरीवाल साहब ईमानदार नेता हैं। कितना ही उनके साथ आप दबाव बनाने की कोशिश करें, वो ना तो दबेंगे ना रुकेंगे। वो एक सोच है केजरीवाल, वो एक बहुत बड़े ईमानदार, कट्टर ईमानदार है। वो बात करते हैं तो सिर्फ आम आदमी की सुविधाओं की बात करते हैं, अच्छे स्कूलों की बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं। जनता उनको चाहती है, और जिस दिन हरियाणा में केजरीवाल साहब ने कदम रख दिए उस दिन ये हरियाणा उनको जाने नहीं देगा। कविता जी, एक सवाल तो फिर एसवाइल वाला भी पूछ लेंगे, मैं भी पूछ लूं आपसे, एसवाइल का पानी किसका है। वो कह रहे हैं पंजाब में सरकार है, पंजाब में सरकार। आम आदमी पार्टी को तो एसवाइल के मुद्दे पे घेरा जाएगा ना पूरे चुनाव में। आम आदमी पार्टी तो अभी हरियाणा में आई भी नहीं है। पंजाब में पानी देने जो पहले पार्टियां हैं उन्होंने क्यों नहीं ये कदम उठाए। और ये बात जो केंद्र में सरकार है हमारी, ये उन पे डिपेंड करता है, वो नहीं चाहते हैं शायद। अगर केंद्र चाहे तो सारे काम हो सकते हैं। ये सिर्फ एक मुद्दा है, इस मुद्दे पे राजनीति सालों से की जा रही है। मैं कुछ महिलाओं से बात कर रहा था, विनेश फोगाट से मेरी बातचीत हुई। मेरा ये मानना नहीं है, मेरे घर में, मैं भी हरियाणा से आता हूँ, आपको बता दूं, ताल्लुक रखता हूँ, तो यहाँ के रीति रिवाज और तमाम चीज़ें मुझे भी बखूबी समझ में आती हैं पत्रकार होने के नाते। कुछ महिलाओं ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, बड़ा वे नहीं कि भाई विनेश फोगाट, जो कविता दलाल है, आपके बारे में मैंने सवाल पूछा कि भाई आपकी बेटी है, एक आपकी बहू है, किसको चुनेंगे। तो उनका प्रोस्पेक्ट सुनिएगा कविता जी, आप, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा जी। हमारी बेटी थी, हमारी बेटी ब्याह के जाली,
बागपत साइड में। अब ये चरखी दादरी की बेटी थी, हमारे घर में ब्याह के आली, तो जो बहू है बेटी समान हो जा है, और हम तो फिर बेटी ने भी गोद लेंगे, मतलब बगल में लगाएंगे। देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी, जहाँ बहू बेटी की बात आई, कि बहू भी बेटी होती हैं, हम बराबर सम्मान करते हैं, बराबर मानते हैं, लेकिन जो बेटियां हैं ना, वो ससुराल जाकर भी अपने मायके की चिंता करती हैं। जुलाना की चिंता है? बिल्कुल चिंता है। जिस हलके ने जिन सड़कों पे गुजर के गड्ढों में से सफ़र करके मुझे इतना दूर तक पहुंचाया है, तो मुझे चिंता है उन लोगों की, उनके संघर्ष की। ब्याह के मैं भले ही चलेगी हूँ बागपत। देखिए, मैं जेन्युइन दिल की गहराइयों से मैंने ये बात बता दी। लड़की सुबह उठेगी तो सबसे पहले हे भगवान, मेरे गांव खेड़े मेरे गुआंढों को सुख शांति बनाए रखना, ये भावना होती है एक बेटी की। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जुलाना सारी बात जानता है, जुलाना मेरा साथ है, इतने लोगों का साथ है, मेरे साथ इतना लंबा काफिला चल रहा है, इससे बढ़कर और आपको क्या क्या सबूत चाहिए? आखिरी सवाल कविता जी, मुकाबला बहू बेटी का, WWE पहलवान का और ओलंपिक पहलवान का होगा, क्योंकि यहाँ तो डांडा साहब भी हैं, यहाँ तो बाकी दल भी हैं, और एक डांडा साहब अकेले बचे हुए हैं जनता पार्टी वाले, जो कहें कि दुष्यंत और नैना चौटाला के अलावा उन पार्टी में। तो मुकाबला मल्टी कॉर्नर रहने वाला है, या भाजपा वर्सेस कांग्रेस रहने वाला है, या कांग्रेस वर्सेस जेजेपी रहने वाला है? आपके आने से तड़का तो लगा है, कि चर्चा भी हुई है, आपका भी नाम है, कोई ये नहीं है, इंटरनेशनल स्तर की आप भी खिलाड़ी रही हैं, तो ये मुकाबला जा किस ओर रहा है जुलाना का? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, जनता जो चाहेगी उसको अर्श से फर्श से अर्श तक लेके चली जाएगी, ये मैंने उनके ऊपर छोड़ रखा है। बाकी अगर हम ये दावा करते हैं कि हम राजनीति का स्वरूप बदलने आए हैं, तो मैं इस बात में भी विश्वास करती हूँ कि पीछे की बातें आज अगर आप देखेंगे, जितनी भी डिबेट होती हैं कि भाई इतना उसने लाखों करोड़ों का घोटाला इसने कर दिया, लाखों करोड़ का घोटाला इस पार्टी ने कर दिया, घोटालों की बात करते हैं। घोटालों की बात में तो आम आदमी पार्टी वाले भी मैं ये कहती हूँ कि हम राजनीति का स्वरूप बदलने आए हैं। आज के बाद हम इस बात पे राजनीति करना चाहते हैं कि हमने हरियाणा में इतने स्कूल बनवाए, भाई बताओ बीजेपी वाले आपने कितने स्कूल बनवाए? हमने इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं, बताओ भाई कांग्रेस वाले आपने कितने बनाए? ये इन मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि तुमने इतने खा लिए, तुमने इतने खा लिए। दलाल साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक कुश्ती आपने देखी, लड़ी, और वो भी काफ़ी रिस्की होती है, तमाम चीज़ें होती है, ये राजनीति का अखाड़ा है, यहाँ आमने सामने की लड़ाई तो मुझे लगता है ज़्यादा होती नहीं है। पहले टिकटों की रेस होती है, फिर लोगों के बीच जाने की रेस होती है, और लोगों के बीच में से फिर उनका मन मोहकर वोट पाने की रेस होती है। एक WWE की जो रिंग है, या फिर ये राजनीतिक जो परिधि है, ये ज़्यादा मुश्किल लग रही है कविता दलाल जी? नहीं, मेरे लिए मुश्किल कुछ नहीं है, ये मेरे अपने लोग हैं, इन्हीं के बीच में पली हूँ, बड़ी हुई हूँ, इन्हीं के बीच में रह के मैंने संघर्ष किया, ये सारे मेरे अपने हैं, इनकी सारी समस्याएं मेरी अपनी हैं, और इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है, और इनका आशीर्वाद लेके विधानसभा में जाके इनकी आवाज़ को बुलंद करना मेरा काम है। ये हल्के ने मेरी जिम्मेदारी लगा दी। मुकाबला विनेश फोगाट से मानती हैं आप? सीधा अगर विनेश फोगाट के बारे में देखिए, मेरा मुकाबला किसी कैंडिडेट से नहीं है, मेरा मुकाबला मैं बहुत सीधी आत्मा से अपने लोगों की सेवा करने के भाव से निकली हूँ, ईमानदारी से मेहनत करती हूँ। आपने कहा ना एक हवा चल रही है, हवा में ना बहें, उसके विपरीत तो कांग्रेस के दावा कर नहीं, कांग्रेस का लोग दावा कर रहे हैं, तो विनेश फोगाट के बारे में आप क्या कहेंगे? वो मेरा काम है मेरे लोगों को समझाने का कि पहले भी बहुत सारी सरकारों ने आपको ऐसी लुभावने वादे कर करके लहरें बना के आपका गलत फ़ायदा उठाया, आपकी वोटों का गलत फ़ायदा उठाया। अब की बार आपको सिर्फ ये देखना है, दिल्ली में देखो केजरीवाल साहब की सरकार ने कितने अच्छे काम किए, पंजाब में देखो, आपको सिर्फ अब की बार ये देखना है कि कौन सी सरकार गारंटियाँ देती है और वो पूरी करती है, कौन सी सरकार सिर्फ वादे खोखले करती है, और कितनी सरकार बनाने की सूरत में आप लोग कहाँ हो? आम आदमी पार्टी के दावा कर सकती है कि हरियाणा में उनकी सरकार बन जाए? हमारी सरकार 90 की 90 विधानसभा पे बहुत ही मजबूत और ईमानदार कैंडिडेट लेके आई है। बात सिर्फ लोगों के एक बार समझने की है, जिस दिन समझ में आ गया उस दिन यहाँ से सरकार हिलने वाली नहीं है।
चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कविता दलाल जी, WWE की रिंग में आपने इनको देखा होगा, राजनीतिक अखाड़े में भी वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। और एक अच्छी बात कही आपने कि भाई बेटी ब्याह के कहीं चली जाए ससुराल में, लेकिन मायके का ध्यान रखे है। तो इसी बात के साथ ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब, आपको शुभकामनाएं। हर किसी का हक है चुनाव लड़ने का, और हमको भी यही चुनाव आयोग यही कहता है, सबके पास जाओ, सबसे बात करो। तो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, जुलाना, जींद।